हेलो एवरीवन, राधे राधे। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 8 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के सारे प्रोविजन डिटेल में रिवाइज करवाने वाला हूं। अब सर इससे पहले हम देखा चैप्टर नंबर 7 जिसमें हम देखा कि कंपनी डिसीजंस कैसे लेती है। अब एक बार कंपनी ने डिसीजन लिया, डिसीजन के बाद में क्या करेगी? कंपनी बिजनेस करेगी, बिजनेस से क्या करेगी? कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। और प्रॉफिट का कंपनी क्या कर सकती है? तो अगर कंपनी आप चाहो तो इस प्रॉफिट को रिटेन करके आप अपने एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एज डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को। बट सर कौन डिसाइड करता होगा कि कंपनी को जो प्रॉफिट है इसको रिटेन करना चाहिए या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए एज डिविडेंड? तो यहाँ पे जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना, यानी जो कंपनी को चलाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या फिर इस पैसे को हम रिटेन करके हमारे एक्सपेंशन के लिए यूज करें। अब सर जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो किसके प्रपोर्शन में डिक्लेयर होता है? यानी कि फॉर एग्जांपल समझो मैं आपको बोल रहा हूं कि रिलायंस ने 50% डिविडेंड डिक्लेयर करा, तो जो 50% है मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे को पता लग जाए कितना डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है? तो आप बोला हमेशा जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना, वो प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल या फिर फेस वैल्यू ऑफ शेयर के प्रपोर्शन में होता है। यानी वो कभी भी ना तो प्रॉफिट के प्रपोर्शन में होता है और ना ही वो मार्केट प्राइस के प्रपोर्शन में होता है। वो किसके प्रपोर्शन में होता है? नॉमिनल या फिर फेस वैल्यू ऑफ शेयर के प्रपोर्शन में। अब सर डिविडेंड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के डिविडेंड होते हैं, एक फाइनल डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड। अब सर एक एक करके हम समझते हैं कि फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड होता क्या। सबसे पहले हम देखते हैं फाइनल डिविडेंड। अभी समझो ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 है और इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ, तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहे हैं कि कंपनी इतना प्रॉफिट कमाया हमने इस साल में, तो काम करते हैं हम कुछ डिविडेंड दे देते हैं हमारे शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे बोर्ड डायरेक्टर क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे रिकमेंड करेंगे, बोर्ड डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे डिविडेंड। यानी बोर्ड डायरेक्टर बोल रहे हैं कितना डिविडेंड दे देना चाहिए। हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि 50% डिविडेंड दे देना चाहिए। बोर्ड डायरेक्टर क्या बोल रहे हैं? बोर्ड डायरेक्टर रिकमेंड कर रहे हैं कि 50% डिविडेंड दे देना चाहिए। अब क्या बोर्ड डायरेक्टर ने रिकमेंड करा और फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है क्या? नहीं सर, हमने देखा भी था कि ऑर्डिनरी बिजनेस में से एक बिजनेस था डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, यानी एजीएम में जो डिविडेंड बोर्ड डायरेक्टर रिकमेंड कर रहे हैं उसको अप्रूव किया जाता है। यानी एजीएम में इस डिविडेंड को अप्रूव किया जाता है। कौन अप्रूव करते हैं? शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं। सर किस तरीके से अप्रूव करते हैं? यानी ओआर या फिर एसआर? जहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था ना, हम क्या मानते हैं वहां पे ओआर रिक्वायर्ड है। यानी आप डिविडेंड को अप्रूव कैसे करोगे शेयर होल्डर्स? ओआर के थ्रू। किसके थ्रू? ओआर के थ्रू। बट सर बोर्ड डायरेक्टर ने 50% डिविडेंड रिकमेंड किया, तो अगर शेयर होल्डर्स चाहें तो क्या वो उस डिविडेंड को 100%, 200%, 1000%, 2000% कर सकते हैं क्या? सर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहां पे बोला है बोर्ड डायरेक्टर ने जो डिविडेंड रिकमेंड कर दिया उस डिविडेंड के बराबर रख सकते हो आप, या फिर शेयरहोल्डर्स आप चाहो तो उससे कम भी कर सकते हो, बट आप उस डिविडेंड को इंक्रीज नहीं कर सकते। कैन नॉट इंक्रीज रेट रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कैन नॉट इंक्रीज रेट, जो कि बोर्ड डायरेक्टर ने रिकमेंड करी ना, उस रेट को आप इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर ऐसा अलाउ कर दिया ना तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी का पूरा प्रॉफिट निकाल लेंगे इस डिविडेंड। तो इसलिए बोला बोर्ड डायरेक्टर आप रिकमेंड कर देना, और जितना भी बोर्ड डायरेक्टर ने रिकमेंड करा उसकी रेट को हम इंक्रीज नहीं कर सकते। कौन इंक्रीज नहीं कर सकते? शेयर होल्डर्स एजीएम में अप्रूव करते हैं उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। तो यानी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो हमने डिविडेंड दिया है वो कहां पे डिक्लेयर हो रहा है? वो एजीएम में डिक्लेयर हो रहा है। कब डिक्लेयर हो? जब बोर्ड डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स दोनों ने अप्रूवल दे दिया ना, उसके बाद में डिक्लेयर हो रहा है। सर एक बार अगर ये जो फाइनल डिविडेंड है वो डिक्लेयर हो गया, यानी बोर्ड डायरेक्टर ने भी अप्रूवल दे दिया और शेयर होल्डर्स ने भी अप्रूवल दे दिया, तो क्या सर उसको हम रिवोक कर सकते हैं क्या बाद में? यानी कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर को बाद में लगा कि नहीं नहीं यार डिविडेंड नहीं देना चाहिए था, मेरे को इसको रिटेन करना चाहिए था, तो एक बार डिक्लेयर हो गया उसके बाद में रिवोक हो सकता है क्या? नहीं। एक बार वो डिक्लेयर हो गया एजीएम में, उसके बाद में हम मानेंगे कि वो कंपनी की लायबिलिटी या फिर डेट है और उसको आप किसी भी तरीके से आप रिवोक नहीं कर सकते। अब सर इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? अभी समझो ये है फाइनेंशियल ईयर 25-26। अब कंपनी को ना क्वार्टर 1 में इसके बहुत प्रॉफिट हुआ, फिर क्वार्टर 2 आया, क्वार्टर 2 में भी बहुत प्रॉफिट हुआ। अब कंपनी बोल रही है जो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में मेरे को प्रॉफिट हुआ ना, इसी के बेसिस पे मैं चाहती हूं कि अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दूं। तो अगर इस टाइम के लिए अगर उसको शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है तो क्या उस साल की अगली एजीएम, मतलब इस साल की जो एजीएम होगी तब तक वेट करना पड़ेगा क्या? यहां बोला नहीं, एक काम करो, इस क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के बेसिस पे अगर आपको डिविडेंड देना है ना तो उसके जस्ट बाद भी चाहो तो आप डिविडेंड दे सकते हो, बट वो डिविडेंड कौन सा होगा? वो डिविडेंड होगा इंटरिम डिविडेंड। और इंटरिम डिविडेंड कितना देना हो कौन डिसाइड करता है? बोर्ड डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। बट सर क्या अगर बोर्ड डायरेक्टर ने डिसाइड कर दिया उसके बाद में क्या यहाँ पे शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल आएगा क्या? यहां बोला नहीं। इंटरिम डिविडेंड के केस में केवल और केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। यानी कब डिक्लेयर हो जाएगा? जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड कर दिया तो वहां पे वो डिक्लेयर हो जाएगा। यानी बोर्ड डायरेक्टर ही डिक्लेयर करते हैं इंटरिम डिविडेंड को, उसमें शेयर होल्डर्स की कोई भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। और सर किस तरीके से टाइम पे इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है? तो यहां बोला अभी समझो क्वार्टर 1 में बहुत प्रॉफिट हुआ, क्वार्टर 2 में बहुत प्रॉफिट हुआ, क्वार्टर 3 में भी बहुत प्रॉफिट हुआ, क्वार्टर 4 में भी बहुत प्रॉफिट हुआ।
अब कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर बोल रहे हैं कि हम एजीएम तक वेट नहीं करेंगे, हमको आज के आज जैसे ही साल खत्म हो गया, हमको साल खत्म होते ही हमको यहाँ पे डिक्लेयर करना है हमारा डिविडेंड और हमारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पहुंचाना है। तो अगर आप चाहो तो जैसे ही फाइनेंशियल खत्म हो गया बट एजीएम से पहले पहले आप अगर चाहो तो यहाँ पे भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरिम डिविडेंड ही बोलेंगे। यानी इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर भी डिक्लेयर हो सकता है या फिर फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया उसके बाद में एजीएम से पहले कभी भी आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। बट सर यहाँ पे किसने अप्रूव करा इंटरिम डिविडेंड, केवल और केवल बोर्ड डायरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं। अब सर बोर्ड डायरेक्टर ने डिविडेंड तो डिक्लेयर कर दिया इंटरिम डिविडेंड, अब क्या उसको रिवोक किया जा सकता है क्या? यहाँ बोला बिल्कुल, यहाँ पे डिक्लेयर केवल बोर्ड डायरेक्टर ने करा है, तो शेयर होल्डर्स अगर आप चाहो तो इस डिविडेंड को रिवोक कर सकते हो। बट कब? अगर सारे के सारे शेयर होल्डर्स कंसेंट देंगे ना तो आप इनसे इंटरिम डिविडेंड को रिवोक कर सकते हो। टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड रिकमेंड करते हैं बोर्ड डायरेक्टर, उनको अप्रूव करते हैं शेयर होल्डर्स एजीएम पे, बट जो रेट रिकमेंड कर दी बोर्ड डायरेक्टर ने उसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते शेयर होल्डर्स। और एक बार डिक्लेयर हो गया फाइनल डिविडेंड, हम क्या मानते हैं कंपनी की लायबिलिटी या फिर डेट है और उसको किसी भी तरीके से रिवोक नहीं कर सकते। अब सर इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? केवल और केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पे शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं लगता है। किस टाइम पे डिक्लेयर करते हैं? या तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया बट एजीएम से पहले पहले आप डिक्लेयर करें, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। बट सर यहाँ पे डिक्लेयर किसने किया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। तो अगर शेयर होल्डर्स चाहे तो क्या इसको रिवोक कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर सारे के सारे शेयर होल्डर्स कंसेंट देते हैं तो आप इस इंटरिम डिविडेंड को रिवोक कर सकते हैं। बस सर डिविडेंड पे करने के लिए पैसा कहां से आएगा, यानी सोर्स ऑफ डिविडेंड क्या है? तो हमें बोला फाइनल डिविडेंड के लिए अलग है और इंटरिम डिविडेंड के लिए अलग है। सबसे पहले हम देखते हैं फाइनल डिविडेंड के लिए क्या सोर्स है हमारे डिविडेंड का। तो सबसे पहला, कंपनी आपको इस साल में कोई प्रॉफिट हुआ होगा तो इस साल का जो प्रॉफिट है उसको आप यूज कर लो, या फिर अगर आपको इस साल में इतना प्रॉफिट नहीं हुआ तो जो पुराने सालों का प्रॉफिट होगा उसको भी आप यूज कर सकते हो, जो कि आपने क्रेडिट कर दिया होगा पीएनएल अकाउंट या फिर फ्री रिजर्व में, उसको आप चाहो तो यूज कर सकते हो। बट सर जो करंट फाइनेंशियल का प्रॉफिट और जो प्रीवियस फाइनेंशियल का प्रॉफिट है इसमें से आप माइनस क्या करोगे? डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2, यानी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन माइनस करना। आप इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग या फिर किसी और एक्ट के अकॉर्डिंग माइनस मत कर देना। किसके अकॉर्डिंग माइनस करोगे? शेड्यूल 2 यानी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आप डेप्रिसिएशन माइनस करना। या फिर आप इन दोनों प्रॉफिट को भी यूज कर सकते हो फाइनल डिविडेंड को पे करने के लिए। उसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। समझो यहां पे कंपनी का प्रॉफिट है 100 करोड़ का, बट कंपनी ने इसमें से इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनी ने इसमें से इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन माइनस किया है 20 करोड़ का, और एक्चुअल में डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2 यानी कंपनी तक कितना है? ₹10 करोड़। तो आप मेरे को कैलकुलेट करके बताओ कि इस ₹100 करोड़ में से कितना हम यूज कर सकते हैं। यानी क्या ये ₹100 पूरा का पूरा हम एज इट इज डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हैं क्या? फाइनल डिविडेंड को पे करने के लिए क्या सोर्स है क्या? यहाँ पे हमने बोला था कि करंट फाइनेंशियल प्रॉफिट हो या प्रीवियस फाइनेंशियल प्रॉफिट हो, उसमें से डेप्रिसिएशन कौन सा माइनस करना है? एज पर शेड्यूल 2। और यहाँ पे माइनस कौन सा हुआ है? यहाँ पे माइनस हुआ है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी आपको इसको वापस ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप 100 करोड़ में वापस से 20 करोड़ को ऐड करोगे तो अब सर ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट विदाउट डेप्रिसिएशन माइनस करो। अब इसमें से हमको क्या डेप्रिसिएशन माइनस करना है? एज पर शेड्यूल 2 यानी कंपनीज एक्ट, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे ₹10 करोड़। कितना आ गया हमारे पास? ₹110 करोड़। तो इसको आप यूज कर सकते हो फाइनल डिविडेंड पे करने के लिए, यानी प्रॉफिट भले करंट फाइनेंशियल का हो या फिर प्रीवियस फाइनेंशियल का हो, आपको उसमें से डेप्रिसिएशन कौन सा माइनस करवाना चाहिए? शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग? शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग, जो कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। या फिर आप चाहो तो इन दोनों प्रॉफिट को यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पैसा प्रोवाइड करा होगा ना तो आप उस पैसे को भी यूज कर सकते हो डिविडेंड के पेमेंट के लिए। बट सर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड करेंगे? अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझो कि कंपनी है ओएनजीसी, और ओएनजीसी में सीजी और एसजी का बहुत पैसा है। अब यहां पे जो ओएनजीसी है ना ये लॉस मेकिंग है। अब ये ओएनजीसी को थोड़ा सा एक्सपर्टीज चाहिए, ये जो भी डोमेन में जो भी फील्ड में है उसके लिए थोड़ा सा एक्सपर्टीज चाहिए। तो जो सीजी एसजी है ना ये किसी पर्सन के पास में गए, उस पर्सन को बोला कि आप ना इस ओएनजीसी में थोड़ा पैसा डाल दो। अब ये पर्सन क्या बोलेगा कि यार ओएनजीसी तो लॉस मेकिंग है, अब लॉस मेकिंग कंपनी में मैं पैसा डाल के मैं मेरा पैसा क्यों डुबाऊंगा? तो यहाँ पे इस पर्सन ने बोला कि मैं पैसा नहीं डालूंगा। बट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला? आप टेंशन मत लो, 2-3 साल में जो ओएनजीसी है ना ये इतना प्रॉफिट कमाएगी और हम आपको ना इसके बाद में 2-3 साल में डिविडेंड देना भी चालू कर देंगे। यहाँ पे पर्सन क्या बोलेगा? सर आज की डेट पे लॉस मेकिंग है, अगर मैं आज की डेट पे देखूं तो मेरे को क्या पता आगे जाके और लॉस मेकिंग हो जाएगी या फिर प्रॉफिट मेकिंग बनेगी भी नहीं बनेगी। आप बोल तो रहे हो बट ये लॉस मेकिंग हुई तो उसके मेरा पैसा डूब जाएगा। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर्सन को गारंटी दी कि देखो हमको विश्वास है 2-3 साल में प्रॉफिट मेकिंग बन जाएगी, बट अगर नहीं बनी, अगर ये डिविडेंड आपको नहीं दे पा रही है तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि हम इस ओएनजीसी को पैसा देंगे ताकि वो आपको डिविडेंड दे सके, यानी इसलिए किस लिए दिया यहाँ पे सीजीएससी ने पैसा?
क्योंकि उन्होंने गारंटी दे रखी है डिविडेंड के पेमेंट के लिए। मनी प्रोवाइड बाय सीजीएफ एसजी फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय कंपनी ड्यू टू गारंटी गिवन बाय सच गवर्नमेंट। अब सर इंटरिम डिविडेंड को पे करने के लिए क्या सोर्स है? अभी सर हमने देखा था कि इंटरिम डिविडेंड कब कब यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अभी समझो पूरा फाइनेंशियल ईयर निकल गया, अब उसके बाद में एजीएम से पहले हम डिविडेंड देना चाह रहे हैं, तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी प्रॉफिट हो उसको आप यूज कर सकते हो, या फिर आप फाइनेंशियल ईयर के दौरान अगर आप डिविडेंड दे रहे हो तो जिस दिन आप डिविडेंड दे रहे हो उससे पहले पहले जितने भी क्वार्टर्स हुए उन क्वार्टर्स का टोटल करो, उन क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ उसको आप यूज कर सकते हो। या फिर अगर आपको इस साल में कोई भी प्रॉफिट नहीं है, इस क्वार्टर तक कोई भी प्रॉफिट नहीं है, तो आप जो कि पुराने प्रॉफिट होंगे ना जो कि पीएनएल अकाउंट में पड़े उसको भी आप यूज कर सकते हो। अब यहां पे सर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, समझो FY 25-26 है, इसमें क्वार्टर 1 में कंपनी को लॉस हुआ 20 करोड़ का और क्वार्टर 2 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ 10 करोड़ का, और यहां पे कंपनी इंटरिम डिविडेंड देना चाह रही है 15 करोड़ का। सर क्या पूरा का पूरा जो प्रॉफिट क्वार्टर का है उससे यूज कर सकते हैं क्या? सर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम क्या देखेंगे दोनों क्वार्टर का, केवल आपको लास्ट क्वार्टर का नहीं देखना है, आपको दोनों क्वार्टर का, इस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी क्वार्टर अभी तक आ चुके हैं उन सारे क्वार्टर्स का टोटल करो, कितना आ रहा है? यहां पे आ रहा है लॉस आ रहा है कितने का? 10 करोड़ का। तो आप यहां पे जो क्वार्टर का प्रॉफिट है उसको यूज कर नहीं सकते, क्वार्टर में प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, तो आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे फिर सरप्लस इन पीएनएल अकाउंट। यानी यहां पे हम केवल और केवल लास्ट क्वार्टर नहीं देखते हैं, अभी तक जितने भी क्वार्टर हो चुके हैं उस डेट से पहले जितने भी क्वार्टर हो चुके हैं उनका हम टोटल करेंगे, उसका फिर प्रॉफिट या फिर लॉस है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट क्वार्टर वाला यूज करना है या फिर पीएनएल अकाउंट में कोई प्रॉफिट पड़ा होगा उस पर जाना पड़ेगा हमको। यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट टिल क्वार्टर प्रीसीडिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अभी सर आपने हमको बोला कि प्रीवियस फाइनेंशियल का प्रॉफिट या तो पीएनएल अकाउंट में जाता है या फिर फ्री रिजर्व में जाता है। पीएनएल अकाउंट तो हमको समझ में आया, बट सर ये फ्री रिजर्व क्या होता है? फ्री रिजर्व मतलब ऐसे रिजर्व जो कि अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बोलूं तो फ्री रिजर्व मतलब ऐसा पैसा जो कि कंपनी ने कमाया है अपना बिजनेस करके, यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कंपनी ने जो पैसा कमाया ना उसको हम क्या रखते हैं? फ्री रिजर्व में रखते हैं। तो सर फ्री रिजर्व में क्या क्या नहीं आता होगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आता, अनरियलाइज्ड गेन नहीं आता, नोशनल गेन नहीं आता, कैपिटल रिजर्व नहीं आता। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो मेरी कोई प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपए। अब वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख रुपए, बट वो बढ़ गई 1 करोड़ हो गई। क्यों? क्योंकि वहां से हाईवे कटने वाला है। मेरे को न्यूज मिली, यहाँ पे न्यूज फैली कि हाईवे कटने वाला है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 करोड़ रुपए हो गई। बट अभी तो मैंने समझो अगर उस 90 लाख में से जो मेरे 10 लाख का वैल्यू था उसको मैंने 1 करोड़ कर दिया अपनी बुक्स में, रिवैल्यूएशन रिजर्व दिखा दिया 90 लाख का, अगर मैंने मेरा 90 लाख यूज भी कर लिया डिविडेंड पे करने के लिए, अगर आगे जाके वो हाईवे का प्लान कैंसिल हो गया और उस केस मेरी वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आ गई? वापस 10 लाख पे आ गई, तो वो जो 90 लाख का उसको तो मैंने यूज कर लिया डिविडेंड देने के लिए, अब मैं क्या वापस मांग सकता हूँ क्या शेयर होल्डर से? नहीं मांग सकता। तो उस केस में यहां बोला है कि आप कभी भी ऐसे प्रॉफिट को यूज करो ही मत ना जो कि आपको रियलाइज ही नहीं हुआ, जो कि आप केवल रिवैल्यूएशन रिजर्व में दिखा रहे हो, जो पैसा आपके पास आया ही नहीं है आप उसको यूज नहीं कर सकते। यानी अनरियलाइज गेन हो गया, नोशनल गेन हो गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया, ये ऐसा पैसा है जो कि आप बुक्स में तो दिखा रहे हो बट आपके पास में एक्चुअल में आज तक आया ही नहीं है, वो आप केवल बुक्स में ही दिखा रहे हो, तो उस पैसों का आप यूज नहीं कर सकते डिविडेंड पे करने के लिए। अब तक समझो मेरे शूज बनाने का काम, मेरा क्या काम है? शूज बनाने का काम है, शूज की फैक्ट्री है। अब मैं शूज के थ्रू पैसा कमा रहा हूं, वो तो फ्री रिजर्व में आ जाएगा, बट अगर मैं शूज की फैक्ट्री को बेच के, शूज की मेरी एक फैक्ट्री है उसको बेच के कैपिटल गेन्स कमा रहा हूं, तो क्या वो कैपिटल गेन्स को मैं डिविडेंड के लिए यूज कर सकता हूं क्या? नहीं, वो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से पैसा कमाया हुआ नहीं है, वो क्या है? वो मेरा कैपिटल गेन है। तो कैपिटल रिजर्व को भी हम फ्री रिजर्व में इंक्लूड नहीं कर सकते और उससे भी आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते। और सर फ्री रिजर्व में क्या नहीं आता है? चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट या फिर लायबिलिटी, जो कि हम इक्विटी में रिकॉग्नाइज करते हैं ना, उसको हम यहां पे फ्री रिजर्व में इंक्लूड नहीं करते। अब सर एक एग्जांपल समझो कि यहां पे कंपनी को ना करंट फाइनेंशियल ईयर में, कंपनी को करंट फाइनेंशियल ईयर में 35 लाख का प्रॉफिट हुआ, बट सर उसकी जो बैलेंस शीट है ना, उसकी बैलेंस शीट में हमको लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक दिख रहा है, यहां पे इक्विटी है, यहां पे पीएनएल अकाउंट दिख रहा है जिसमें हमको नेगेटिव 20 लाख दिख रहे हैं, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन पड़ा है कितने का? ₹5 लाख का। अभी कंपनी को 35 लाख का प्रॉफिट हुआ करंट फाइनेंशियल में, कंपनी क्या बोल रही है? मैं पूरा का पूरा 35 लाख डिविडेंड देना चाहती हूँ। क्या कंपनी दे सकती है क्या? कंपनी नहीं। पहले तो सबसे पहले जो आपके प्रीवियस फाइनेंशियल के लॉसेज हैं, जो आपका डेप्रिसिएशन बढ़ा है, जो पहले कहीं माइनस ही नहीं हो पाया क्योंकि इतना रिजर्व ही अवेलेबल नहीं था आपके पास में, सबसे पहले उसको सेट ऑफ करो, उसके बाद में जो प्रॉफिट बच रहा है आप चाहो तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो पूरे के पूरे प्रॉफिट को एज डिविडेंड। यानी 35 लाख में से आपको 20 लाख जो आपका प्रीवियस ईयर का लॉस है वो माइनस करो, और उसके अलावा जो आपको ₹5 लाख का अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन पड़ा है उसको भी माइनस करो। उसके बाद में जो आपके पास में 10 लाख रुपए बच रहे हैं
उसको आप चाहो तो पूरा का पूरा डिविडेंड दे सकते हो, बट आपको सबसे पहले प्रीवियस फाइनेंशियल के लॉसेस और डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा, सेट ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप डिविडेंड दे पाओगे। यानी पूरा का पूरा अभी नहीं दे पाओगे अगर आपको प्रीवियस फाइनेंशियल के लॉसेस दिख रहे हैं और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन दिख रहा है। अब सर ये जो डिविडेंड हमने डिक्लेयर तो कर दिया, हमको समझ में आ गया डिविडेंड कैसे डिक्लेयर हो रहा है, कब डिक्लेयर हो रहा है, बट सर जो डिविडेंड है ये किसको दिया जाएगा? तो यहां बोला कंपनी आप एक रिकॉर्ड डेट सेट करना और उस रिकॉर्ड डेट के दिन आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर में जो भी दिख रहा है आप मान लेना वो ही एंटाइटल्ड डिविडेंड है। यानी रिकॉर्ड डेट वाले दिन जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है वो क्या है? एंटाइटल्ड टू डिविडेंड है। अब सर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को दे दें हम पैसा, या बोला रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को दे दो, या फिर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर बोल रहा है कि नहीं मेरे को मत दो, मेरे सीधा बैंक में डाल दो, तो उसके बैंक में डाल देना। या फिर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर बोल रहा है कि नहीं मेरे को मत दो, मेरे को आगे जाके ना इस थर्ड पर्सन को पैसा देना है, तो कंपनी आप एक काम करो सीधा जो डिविडेंड है वो इसके अकाउंट में डाल दो। यानी अगर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को दे रहे हो या फिर उसके ऑर्डर को, यानी जो उसने कंपनी को ऑर्डर किया थर्ड पर्सन को देने के लिए उसको दे रहे हो, या फिर उसके बैंकर को दे रहे हो, हम क्या मानेंगे? आपने कंप्लाई कर लिया, आपने रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को पैसा दे दिया। अब सर ये जो पैसा है, जो डिविडेंड है, ये किस मोड में पे करना है, यानी किस तरीके से हम डिविडेंड पे करें? तो अगर कंपनी आप चाहो कैश से पे कर दो, या फिर चेक से पे कर दो, या फिर डिविडेंड वारंट के फॉर्म में पे कर दो, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे कि यहाँ पे एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, आईएमपीएफ हो गया, इसके थ्रू आप पे कर दो। बट सर अभी समझो रिलायंस जियो ना यहाँ पे डिविडेंड दे रही है, तो रिलायंस जियो का ये बोल सकती है क्या कि मैं आपको 1 महीने का जियो फाइबर का सब्सक्रिप्शन फ्री दे रही हूँ? नहीं सर, आप कभी भी इन काइंड डिविडेंड नहीं दे सकते। आपको अगर देना है कैश में दे दो, चेक में दे दो, डिविडेंड वारंट में दे दो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे दो, बट कभी भी इन काइंड ऑफ डिविडेंड नहीं दे सकते। सर डिविडेंड वारंट क्या होता है? आज के डेट पे आपने हो सकता है नहीं सुनो, बट पहले एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जिसको हम बोलते थे डिमांड ड्राफ्ट। क्या बोलते थे? डीडी या फिर डिमांड ड्राफ्ट। अब जो डिमांड ड्राफ्ट है इसको अगर आप बैंक के पास में लेके जाते थे तो बैंक आपको उसके बदले में आपको कैश दे देता था या फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल देता था। तो ये क्या था? एक इंस्ट्रूमेंट था डिमांड ड्राफ्ट। तो अगर कंपनी आप चाहो तो अगर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू अगर आप डिविडेंड दे रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड वारंट। डिविडेंड वारंट। अब सर इसके बाद हम देखते हैं अगर कंपनी के पास में इनसफिशिएंट प्रॉफिट है या फिर प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस हो रखा है, फिर भी वो चाहती है डिविडेंड डिक्लेयर करना। सर क्यों चाहेगी कंपनी? प्रॉफिट नहीं हो फिर क्यों डिविडेंड डिक्लेयर करना है? कंपनी बोल रही है कि मैं ना पिछले काफी सारे सालों से डिविडेंड देती भी आ रही हूं, तो मेरे को अपनी इमेज मेंटेन रखनी, मेरे को अपनी यहाँ पे इमेज बिल्कुल मेंटेन रखनी कि कंपनी डिविडेंड देती है और हर साल में इसका प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी कंपनी है। तो उस केस में इमेज मेंटेन करने के लिए मेरे को इस साल भी डिविडेंड देना पड़ेगा। तो सर क्या कंपनी डिविडेंड दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, क्योंकि हमने अभी देखा सोर्स में कि प्रीवियस फाइनेंशियल का प्रॉफिट जो कि फ्री रिजर्व में देता है उसको हम यूज कर सकते हैं, या फिर जो इंटरिम डिविडेंड केस में जो सरप्लस रहता है पीएनएल अकाउंट में हम उसको यूज कर सकते हैं। सर पहले वाले प्रॉफिट से यूज तो कर सकते हैं, यानी डिविडेंड तो पे कर सकते हैं, बट सर क्या पूरा का पूरा जो पुराने सालों में प्रॉफिट है उसको निकालने के लिए अलाउ कर दे क्या? यहां बोला नहीं, पूरा का पूरा अलाउ नहीं करेंगे। हम आपको कुछ कंडीशन बता रहे हैं, अगर उस कंडीशन के अंदर अंदर आप फॉलो कर रहे हो, अगर वो कंडीशन से कंप्लाई कर रहे हो तो जितना आप डिविडेंड चाहो उतना दे सकते हो, प्रोवाइडेड आप उन कंडीशन से कंप्लाई करो। अब एक बार आप देखो ये कंडीशंस क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं फाइनल डिविडेंड के लिए अगर कंपनी के पास में इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या फिर प्रॉफिट ही नहीं, लॉस हो रखा है, फिर भी कंपनी चाह रही है कि मेरे को डिविडेंड देना है, तो फाइनल डिविडेंड कैसे दे सकती है? सर फाइनल डिविडेंड जो पुराने सालों का प्रॉफिट जो कि फ्री रिजर्व में होगा उसमें से आप दे सकते हो। अब सर यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन आपको आपकी इमेज मेंटेन रखनी ना, तो आप एक काम करो, आपके जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में आपने जितना भी डिविडेंड दिया है उस रेट ऑफ डिविडेंड को लेके आओ, उसको एवरेज करो, उसके बराबर आप दे देना, उससे ज्यादा नहीं दे पाओगे उसके बराबर दे देना, फिर उससे कम डिविडेंड दे देना, उससे ज्यादा नहीं दे पाओगे, इससे आपकी इमेज भी मेंटेन हो जाएगी। यानी डिविडेंड शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड एट रेट हायर देन एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल। बट सर समझो इस कंपनी ने पिछले तीनों सालों में कोई डिविडेंड नहीं दिया। अगर सर पिछले 3 सालों में डिविडेंड नहीं दिया तो ये कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है क्या? क्योंकि सर जो पिछले 3 साल थे उनका तो जीरो था, तो जीरो का एवरेज कितना होगा? जीरो होगा, तो क्या कंपनी यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर कर पाएगी? यहाँ बोला फिर भी आप कर पाओगे, बस ये जो कंडीशन है ये आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेगी। If dividend is not declared in all preceding 3 फाइनेंशियल ईयर, यानी आपके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई नहीं करेगी, बाकी तीनों कंडीशन से कंप्लाई कर लेना, आपके ऊपर बस ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं करेगी। हम आपको मना नहीं करेंगे आप डिविडेंड दे पाओगे, बस ये वाली कंडीशन मत देखना। कब? किस केस में? अगर आपने तीनों प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया था और आप इस फाइनेंशियल में डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो, बस ये कंडीशन आप कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं, आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेगी। इसको हम एक साथ साथ एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं। समझो पेड अप शेयर कैपिटल रुपीज 200 लाख की, फ्री रिजर्व है रुपीज 240 लाख के, कंपनी को करंट फाइनेंशियल में लॉस हुआ है रुपीज 30 लाख का, और कंपनी ने इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर किया था 9%, 10% एंड 12%। अब यहां पे आप बताओ कि मैक्सिमम
मैक्सिमम क्या रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर सकती है। यहाँ पे क्या पूछा है, रेट पूछा है, यहाँ पे अमाउंट नहीं पूछा, यहाँ पे रेट पूछा है। तो बताओ मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी कितना डिक्लेयर कर सकती है। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको क्या बोला कि जो आपके इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर है उसके डिविडेंड के रेट को लेके आओ, उसको एवरेज करो, उस रेट के बराबर जो एवरेज रेट है उसके बराबर या फिर उससे कम आप डिविडेंड दे सकते हो, उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं दे पाओगे। यानी 9% प्लस 10% प्लस 12% कितना हुआ 31%। इसको डिवाइड बाय 3 करा यानी एवरेज करा कितना आया 10.33%। यानी अगर कंपनी आप चाहो तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आप 10.33% डिविडेंड पे कर पाओगे। सर 10.33% बच्चे किसका होगा, नॉमिनल या फिर फेस वैल्यू का ना, यानी ये 200 लाख का आप 10.33% डिविडेंड पे कर पाओगे। अब सर दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, दूसरी कंडीशन बोलती है आप पूरा का पूरा फ्री रिजर्व नहीं निकाल सकते, आप मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इसके बराबर या फिर इससे कम इतना ही आप विड्रॉ कर पाओगे। किससे, रिजर्व से। किस चीज के लिए, डिविडेंड पे करने के लिए। बट अगर आपको करंट फाइनेंशियल में लॉस हुआ है ना, तो थर्ड कंडीशन बोलती है सबसे पहले जो करंट फाइनेंशियल में लॉस हुआ है उसको सेट ऑफ करो, उसके बाद में जो रिजर्व बच रहा है उसको आप डिविडेंड के लिए यूज कर लेना। यानी अमाउंट ड्रॉन फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। यानी आप कितना विड्रॉ कर सकते हो फ्री रिजर्व से, मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व के बराबर। और जो भी आपने विड्रॉ करा उसमें से सबसे पहले जो करंट फाइनेंशियल का लॉस है उसको सेट ऑफ करो, उसके बाद में जितना बच रहा है ना उसको आप यूज कर पाओगे डिविडेंड पे करने के लिए। इसको हम यहाँ पे एग्जांपल को करते हैं आगे कंटिन्यू। कितना विड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉइंग फ्रॉम रिजर्व्स, यहां बोला मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 200 लाख, फ्री रिजर्व कितना है 240 लाख, इसका 10% कितना हुआ 44 लाख। यानी आप कितना रिजर्व से ड्रॉ कर सकते हो 44 लाख के बराबर या फिर उससे कम, उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर पाओगे। अब सर क्या पूरा का पूरा 44 लाख हम डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हैं क्या, सर अभी हमने थर्ड कंडीशन देखी, उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने देखा कि आपको सबसे पहले करंट फाइनेंशियल का लॉस सेट ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद में जो बच रहा है उसको आप चाहो तो उसको आप डिविडेंड के लिए दे सकते हो। यानी आपको यहां से करंट फाइनेंशियल ईयर का लॉस सेट ऑफ करना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना आया ₹30 लाख, कितना बच रहा है ₹14 लाख। तो अगर आप चाहो तो इस ₹14 लाख को पूरा डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हो। सर ₹14 लाख मतलब कितना रेट हो गया, ₹14 लाख डिवाइड बाय 200 लाख करेंगे कितना आया 7%। यानी कंपनी सेकंड और थर्ड कंडीशन को हम टोटल मिला के आप लेस देन इक्वल टू 7% का डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। सर बट ऊपर वाली कंडीशन तो 10.33 बोल रही थी, तो हम लोअर देखेंगे ना, हम सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशन देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ रही है स्ट्रिक्ट कंडीशन 7%। यानी अभी तक हमने क्या देखा कि आप 7% कितना मैक्सिमम 7% डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। अब सर फोर्थ कंडीशन क्या बोलती है, फोर्थ कंडीशन बोली कंपनी अगर आप पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10% निकाल भी रहे हो ना, तो भी जितना भी रिजर्व बच रहा है यानी जो बैलेंस ऑफ रिजर्व है वो कम से कम 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल के बराबर या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। यानी बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर विड्रॉल एंड एडजस्टिंग लॉस, यानी आपने जो रिजर्व बचा है आपके पास में, लॉस को आप सेट ऑफ कर दो, विड्रॉ कर लो डिविडेंड के लिए, इसको करने के बाद में जो आपका बैलेंस ऑफ रिजर्व बच रहा है उसमें कम से कम 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल तो होना ही चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15% किसका, पेड अप शेयर कैपिटल, केवल और केवल पेड अप शेयर कैपिटल। ऊपर क्या था, ऊपर था पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, यहां पे क्या बोला है बैलेंस ऑफ रिजर्व मैक्सिमम कम से कम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। सर यहां पे क्या इतना बैलेंस ऑफ रिजर्व बच रहा है क्या, चेक करते हैं फोर्थ कंडीशन, बैलेंस ऑफ रिजर्व, रिजर्व थी कितनी 240 लाख, 240 लाख में से हम लॉस माइनस करते हैं ₹30 लाख का, और इसमें से हम जितना विड्रॉ कर रहे हैं डिविडेंड के लिए उसको माइनस करते हैं, कितना आ रहा है ₹196 लाख। तो ये तो बैलेंस ऑफ रिजर्व्स है। अब सर 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कितना हुआ, तो पेड अप शेयर कैपिटल हमारे पास है 200 लाख, इसका 15% कितना हुआ, इसका 15% है 30 लाख, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल 30 लाख। अब सर क्या जो बैलेंस ऑफ रिजर्व है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है कि अगर हम 7% डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं तो क्या यहां पे बैलेंस ऑफ रिजर्व 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल के बराबर है, फिर से ज्यादा है क्या, सर बिल्कुल है, बहुत ज्यादा 196 30 लाख से। तो इस केस में कंपनी यहां पे अपने चारों कंडीशन कंप्लाई कर ली और चारों कंडीशन के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम 7% कितना, मैक्सिमम 7% ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। भले ही आपको करंट फाइनेंशियल में लॉस भी हुआ है ना, तो भी आप यहां पे 7% का डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। अब यहां पे हमने क्या बोला कि जितनी भी चारों कंडीशन है ना उसको आपको फॉलो करके जितना भी डिविडेंड अलाउ रहा है उतना आप डिविडेंड पे कर सकते हो, भले आपको करंट फाइनेंशियल में लॉस है या फिर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है,
फिर भी आप इसको यूज कर पाओगे। बट सर यहाँ पे एक हमको एक्सेप्शन दे रखी है, यानी जो चारों कंडीशन है ना ये अप्लाई नहीं करेगी 100% गवर्नमेंट कंपनी में। सर 100% गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसका पूरा का पूरा पेड अप शेयर कैपिटल 100% पेड अप शेयर कैपिटल सीजी या फिर एसजी यानी या फिर दोनों साथ में मिलकर होल्ड कर रहे हैं, यानी ऐसी कंपनी जिसका एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल सीजी एसजी या फिर दोनों साथ में मिलकर होल्ड कर रहे हैं। तो अगर इस कंपनी को 100% गवर्नमेंट कंपनी को डिविडेंड देना होगा तो किसको डिविडेंड देना होगा? अपने शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर कौन है? केवल और केवल सीजी एसजी या फिर दोनों है। तो उस केस में आपको बोला इस कंडीशन अप्लाई ही नहीं करेगी, यानी उस गवर्नमेंट कंपनी को अगर लॉस भी हो रहा है या फिर इनसफिशिएंट प्रॉफिट भी है ना तो भी वो जितना चाहे उतना डिविडेंड दे सकती है। ये कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई ही नहीं करेगी क्योंकि वो डिविडेंड किसको जा रहा है? सीजी एसजी और दोनों को। तो इसलिए हम यहाँ पे एक्सेप्शन डाल रहे हैं। अब सर इंटरिम डिविडेंड के लिए कंडीशन है, अगर आप इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल डिक्लेयर करने का सोच रहे हो और अगर उस फाइनेंशियल ईयर में जब आप डिक्लेयर करने का सोच रहे हो उससे पुराने वाले क्वार्टर तक यानी उससे पहले वाले क्वार्टर तक अगर आपको टोटल में लॉस है, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में देखा था कि यहाँ पे हमको कितना लॉस था? 10 करोड़ का हमको लॉस था, 10 करोड़ का टोटल लॉस था, आपको 15 करोड़ का इंटरिम डिविडेंड देना है, तो आप कहां से पे करोगे? सरप्लस ऑफ पी एंड एल से। बट कितना आप यहाँ पे विड्रॉ कर पाओगे, यानी कितना डिविडेंड दे पाओगे? तो यहाँ पे बोला है जो आपने लास्ट 3 इयर्स में जितना भी डिविडेंड डिक्लेयर किया ना उसको लेके आओ, उसका एवरेज करो उस एवरेज रेट के बराबर, या फिर उससे कम आप डिविडेंड दे सकते हो इंटरिम डिविडेंड, उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते। एवरेज रेट ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, अगर आपने लॉस इनकर किया है ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल अप टू क्वार्टर प्रीसीडिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब सर इसके बाद में ना जो हमने यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व किया अभी ब्लैंक शीट पे, वही सेम एग्जांपल एक बार आप खुद से भी देख लेना। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन के रिलेटेड नोट है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना ना जो आईसीएआई अजम्पशन लेता है उसके रिलेटेड नोट है। यहाँ पे क्या बात करी है, यहाँ पे बोला है अगर हमको लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जो फ्री रिजर्व है ये किस साल से रिलेट करती है, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि जो फ्री रिजर्व है 31 मार्च 2026 वाले फाइनेंशियल से रिलेट करती है, तो हम क्या मानेंगे ये फ्री रिजर्व कब की है? एज ऑन 31 मार्च 2026। अब अगर 31 मार्च 2026 वाले फाइनेंशियल ईयर में यानी FY 25-26 में अगर कुछ लॉस भी हो तो हम क्या मानेंगे? क्योंकि 31 मार्च 2026 की है तो ऑलरेडी इस फ्री रिजर्व में से लॉस एडजस्टेड होगा। ये फ्री रिजर्व कहां से आया होगा? पूरा बैलेंस शीट वगैरह बनाया होगा, उसके बाद में फ्री रिजर्व आया और उस बैलेंस शीट में आपने करंट फाइनेंशियल का लॉस भी माइनस कर दिया होगा। तो उस केस में जो करंट फाइनेंशियल का लॉस है उसको हम एडिशनली वापस से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि इस फ्री रिजर्व में वो पैसा ऑलरेडी एडजस्टेड है। अब सर दूसरा पॉइंट, अगर फिर फ्री रिजर्व पे लिखा हुआ ही नहीं कि कौन से साल का है तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? तो आईसीआई यहाँ पे अज्यूम करता है कि जो फ्री रिजर्व है वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल की यानी लास्ट फाइनेंशियल की। अब सर लास्ट फाइनेंशियल की फ्री रिजर्व को अगर मेरे को करंट फाइनेंशियल की फ्री रिजर्व पे लेके आना है यानी 31 मार्च 2025 वाली जो फ्री रिजर्व है उसको मेरे को अगर 31 मार्च 2026 वाली फ्री रिजर्व पे लेके आना है तो अगर मेरे को बाकी कुछ भी नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे जो ये वाली फ्री रिजर्व है इसमें से माइनस करूंगा करंट फाइनेंशियल का लॉस और क्या आ जाएगा मेरे पास रहेगा 31 मार्च 2026 की फ्री रिजर्व। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन भी दिखाऊंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको यहां से समझ में आ गया जो नोट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो बस एंड का एक बार देख लेना, एंड में आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे किस तरीके से ये नोट वर्क करता है, यानी आईसीआई क्या अजम्पशन लेता है। अब सर समझो रिलायंस है और रिलायंस के फिजिकल शेयर्स हैं करण के पास में और करण को ये शेयर्स ट्रांसफर करने हैं शरण को। तो हमने चैप्टर नंबर 4 में देखा था अगर फिजिकल शेयर्स होते हैं तो उस केस में करण या फिर शरण कोई भी आप जाना और आप एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर प्लस शेयर सर्टिफिकेट या फिर लेटर ऑफ अलॉटमेंट ये दोनों चीजें आप फाइल कर देना कंपनी के साथ में। अब सर समझो इनमें से किसी ने भी कंपनी को ये डिलीवर कर दिया, कंपनी को ये अज्यूम करते हैं 0th डे पे डिलीवर कर दिया। अब सर क्या कंपनी हाथों हाथ ट्रांसफर रजिस्टर कर लेती है क्या? यानी क्या रजिस्टर ऑफ मेंबर में सेम डे पे शरण का नाम आ जाएगा क्या? नहीं सर, हमने देखा था थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि कंपनी ने 30th डे पे जाके यहाँ पे इसको रजिस्टर करा, यानी 30th डे पे जाके शरण का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में शो हो रहा है कंपनी के। अब सर 0th डे से लेके 30th डे, 0th डे क्या है? 0th डे मतलब जिस दिन यहाँ पे डिलीवर किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, किसको? कंपनी को, बट कंपनी ने रजिस्टर कब किया? 30th डे को। यानी इस दौरान रजिस्टर ऑफ मेंबर में रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कौन होगा? करण होगा, क्योंकि अभी तक शरण के नाम पे शेयर्स ट्रांसफर नहीं, तो कौन है? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर करण है। बट पैसा क्या शरण ने दे दिया करण को? मोस्ट लाइकली शरण ने पैसा दे दिया होगा करण को, और शरण के पास में अभी सारी राइट्स आ जानी चाहिए, बट अभी तक उसके नाम पे आया नहीं। और समझो इस दौरान अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, अब सिर्फ किसको पैसा पे करें?
क्योंकि हमने देखा हुआ है कि रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को पैसा पे करना चाहिए, यानी इसके अकॉर्डिंग तो करण को पैसा पे करना चाहिए। बट अगर कंपनी आप थोड़ा सा जल्दी अगर रजिस्टर कर देते तो उस केस में आपको यहाँ पे रजिस्टर ऑफ मेंबर किसका नाम दिखता, शरण का नाम दिखता, तो उस केस में आपको वैसे तो शरण को पे करना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी पैसा दे चुका है करण को। तो यहाँ पे हम किसको पैसा पे करें, तो यहाँ पे बोला है अगर कंपनी आपको जो करण है यानी जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है अगर वो ऑथोराइज कर देता है राइटिंग में कि कंपनी आप एक काम करो जो डिविडेंड है ना ये आप ट्रांसफर ही को दे दो, किसको, शरण को दे दो, तो उस केस में कंपनी आप शरण को दे देना डिविडेंड। बट अगर यहां पे जो करण है ये ऑथोराइज ही नहीं कर रहा है कंपनी को, इसने ऑथोराइज ही नहीं करा कंपनी को, तो फिर इस केस में जो शरण है और करण है इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होगा कि डिविडेंड किसका है, क्योंकि शरण ने पैसे दे दिए करण को बट करण अभी रजिस्टर्ड होल्डर में दिख रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्यूट रहेगा। तो उस केस में कंपनी आप एक काम करना, अगर यहां पे आपको ऑथोराइज नहीं किया गया है रजिस्टर्ड होल्डर के द्वारा तो आप उस पैसे को डाल देना अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, किसमें, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अब सर ये तो हमने बात करी डिविडेंड की, बट हो सकता है ना इस दौरान कंपनी ने राइट शेयर्स और बोनस शेयर भी ऑफर करे हो, पॉसिबल है सर। सर जो राइट शेयर बोनस शेयर है उन ट्रांसफर्ड शेयर पे, यानी जो शेयर करण के पास थे जो शरण के पास में गए उन पे भी राइट शेयर फिर बोनस शेयर ऑफर आया होगा, तो उस केस में वो ऑफर किसको दे, तो यहां बोला अभी आप किसी को ही मत दो जब तक डिसाइड नहीं हो जाता किसके शेयर से किसको हम क्या डिविडेंड देना था, तो उसी को हम यहाँ पे राइट शेयर और बोनस शेयर ऑफर करेंगे। तो जो राइट शेयर और बोनस शेयर का ऑफर है ना इसको आप अबेयंस में रखना, किसमें रखना, अबेयंस में, यानी होल्ड पे रखना। जैसे ही आपको पता लग गया किसके शेयर है उसको फिर आप राइट शेयर और बोनस शेयर का ऑफर दे देना, यानी राइट ऑफ डिविडेंड, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर टू बी हेल्ड इन अबेयंस पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर कंपनी को डिलीवर हो गया है बट अभी तक कंपनी ने रजिस्टर नहीं किया, तो कंपनी आप ट्रांसफर कर देना डिविडेंड उन शेयर्स पे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। बट अगर आपको रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ शेयर ने ऑथराइज कर दिया राइटिंग में कि आप डिविडेंड पे कर दो ट्रांसफर को यानी शरण को, तो उस केस में आप शरण को पे कर देना, और जो राइट शेयर और बोनस शेयर का ऑफर होगा उसको आप अबेयंस में रखना, यानी होल्ड पे रखना, जैसे ही पता लग जाए किसके शेयर है उसको फिर आप बाद में वो ऑफर दे देना। अब सर उसके बाद हम देखेंगे टाइम लाइन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद में किस तरीके से पे होता है, अगर पे नहीं हुआ तो क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। एक बार आप देखो यहां तक अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो अभी सर यहाँ पे हमको बताया हुआ है टाइम लाइन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब कंपनी हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो क्या कंपनी नेक्स्ट डे डिविडेंड पे कर सकती है क्या, सर थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या बैंक डिटेल्स है क्या सारी चीजें हैं वो सब सेटल करने में, वो सब पे करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसके बोला ठीक है कंपनी आपने जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके 30 डेज के अंदर, उसके 30 डेज के अंदर डिविडेंड पे कर देना, डिविडेंड आप 30 डेज के अंदर पे कर देना। बट सर अगर कंपनी डिविडेंड वारंट के थ्रू पे कर रही तो उस केस में उसको जो डिविडेंड वारंट है वो पोस्ट करना पड़ेगा, और सर पोस्ट करेंगे तो उस पर्सन को जिसको यहाँ पे डिविडेंड मिलना चाहिए ना, जो शेयर होल्डर है उसको कब जाके मिलेगा, यानी उसको तो हो सकता है 10 दिन बाद मिले, 20 दिन बाद मिले, 30 दिन बाद मिले, तो उस केस में तो हम 30 डेज के अंदर पे नहीं कर पाएंगे उसको। तो यहाँ बोला अगर आप डिविडेंड वारंट के थ्रू पे करो ना तो बस आप एक काम करना, आप 30 डेज के अंदर पोस्ट कर देना। क्या करोगे, पोस्ट कर देना, उसको कब मिल रहा है उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा। नॉन रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड वारंट विद इन टाइम यानी 30 डेज के अंदर, उसकी वजह से कंपनी आपके ऊपर पनिशमेंट नहीं लगाएंगे। बट अगर आपने पोस्ट नहीं करा 30 डेज के अंदर तो उस केस में आपके ऊपर पनिशमेंट लगाई जाएगी, यानी कंपनी आप डिविडेंड पे कर देना या फिर डिविडेंड वारंट पोस्ट कर देना विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन, जिसने आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया उससे 30 डेज के अंदर। अब सर एक चीज बताओ, क्या कंपनी का जो मेन बिजनेस अकाउंट है उससे डिविडेंड पे किया जाएगा क्या, सर यहाँ पे रिलायंस में 30 से लेके 50 लाख शेयर होल्डर्स यानी 40-50 लाख शेयर होल्डर है, तो क्या 40-50 शेयर होल्डर को हम डिविडेंड दे रहे हैं तो हर पर्सन की एंट्री हम क्या मेन बिजनेस अकाउंट में दिखाएंगे क्या, नहीं सर। यहाँ पे बोला एक काम करो, आपका जो बिजनेस अकाउंट है ना उसमें से जो डिविडेंड वाला अमाउंट है उसको आप डिपॉजिट कर दो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में, जो कि आपने ओपन करा होगा शेड्यूल्ड बैंक के साथ में, कितने टाइम में, विद इन 5 डेज ऑफ डिक्लेरेशन, विद इन 5 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड को डिपॉजिट कर देना एक सेपरेट बैंक अकाउंट में। यानी आपने एक एंट्री दिखाई आपके बिजनेस अकाउंट में कि जो 30 लाख का है फिर 10 करोड़ का हम डिविडेंड दे रहे हैं, वो हमने एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दिया। अब सेपरेट बैंक अकाउंट में डाला, अब उसमें से आप पे करो, उसमें अगर 40-50 लाख एंट्री दिख भी रही है क्या फर्क पड़ता है, तो अकाउंट ही अपने डिविडेंड के लिए बनाया, तो आप उस डिविडेंड के लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना जो कि आपने शेड्यूल्ड बैंक के साथ में ओपन करा है, और कितने टाइम में आप उसमें पैसा डिपॉजिट करोगे, विद इन 5 डेज ऑफ डिक्लेरेशन, विद इन 5 डेज ऑफ डिक्लेरेशन। अब सर अगर आपने डिविडेंड पे नहीं करा या फिर डिविडेंड क्लेम नहीं करा उस शेयर होल्डर ने, तो उस केस में जो पैसा यहाँ पे अनक्लेम्ड पड़ा है उसको आप क्या करोगे, उसको आप 7 डेज के अंदर, कहां से 7 डेज, जब 30 डेज एक्सपायर हुए उससे 7 डेज के अंदर आप एक डिफरेंट अकाउंट में डाल दोगे जिसको हम बोलते हैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जो कि आपने एक शेड्यूल्ड बैंक के साथ में ओपन करा होगा, उसके अंदर आप इस पैसे को डाल देना। कब, अगर 30 डेज के अंदर ना तो पे हुआ है या फिर क्लेम नहीं हुआ है, और उसके 7 दिन के अंदर, जैसे ही 30 डेज खत्म हो उसके 7 दिन के अंदर आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल देना।
यानी अगर 30 डेज के अंदर पे कर दिया है तो उसके बाद में वो आपके पास में बैंक अकाउंट में पड़ा ही नहीं हो पैसा। बट अगर जो यहाँ पे क्लेम नहीं हुआ या फिर पे नहीं हुआ है उसको आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल दो। यानी सर जो हमने जिसमें डिपॉजिट किया था 5 डेज के अंदर उसमें कुछ भी पैसा बचा होगा क्या? नहीं सर, उसमें कुछ भी पैसा नहीं बचा होगा। या फिर तो उसको पे कर दिया आपने या फिर आपने उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बट सर अगर कंपनी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करने में डिफॉल्ट कर देती तो यानी 7 डेज के अंदर उसने ट्रांसफर नहीं करा तो उस केस में बोला फ्रॉम डेट ऑफ डिफॉल्ट कंपनी आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। किसको? मेंबर्स को। आपको इंटरेस्ट एट 12% पर एनम देना पड़ेगा आपके मेंबर्स को। अब सर यहाँ पे बोला है आपने अगर यूडीए में ट्रांसफर कर दिया तो अच्छी बात है, बट यूडीए में पैसा पड़ा है वो कैसे पता लगेगा लोगों को? यानी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कैसे पता लगेगा? उनसे डिविडेंड तो मिस हो गया जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा। अब यहाँ पे यूडीए में पैसा पड़ा है वो कैसे पता लगेगा? तो यहाँ पे कंपनी आप एक काम करो, यूडीए का एक स्टेटमेंट बनाओ। यानी यूडीए में जो आपने पैसा डाला है उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाओ। कितने टाइम में? विद इन 90 डेज। जैसे आपने यूडीए में पैसा ट्रांसफर किया उसके 90 डेज के अंदर एक स्टेटमेंट बनाओ और स्टेटमेंट में आप लिखो लैन वाली चीजें। लैन मतलब कि जो पर्सन है जिसका डिविडेंड है उसका लास्ट नोन एड्रेस क्या है। ए मतलब अनपेड डिविडेंड अमाउंट कितना है और एन मतलब उस पर्सन का नाम क्या है। यानी कंपनी आप एक प्रिपेयर करो स्टेटमेंट जिसमें आप लिखोगे कि उस पर्सन का नाम क्या है, लास्ट नोन एड्रेस क्या है और अनपेड डिविडेंड अमाउंट कितना है ये आप लिखोगे। अब सर जो स्टेटमेंट है ये उन लोगों तक कैसे पहुंचेगा? शेयर होल्डर्स तक। यहाँ पे बोला उन शेयर होल्डर्स को पहुंचाने के लिए आप कंपनी आपकी वेबसाइट पे डाल दो, आपकी वेबसाइट पे डाल दो और उस वेबसाइट पे भी डाल दो जो कि सीजी ने अप्रूव कर रखी है। and place it on company's website and website as approved by CG, as approved by CG। अब सर जो डिविडेंड अनपेड और अनक्लेम पड़ा है जिसको हमने यूडीए में डाल दिया, अब सर यूडीए में डाल दिया बट यूडीए से भी 7 साल तक कोई यहाँ पे पैसा लेने नहीं आया, यानी 7 साल तक वो अनक्लेम्ड अनपेड पड़ा है, तो उस केस में क्या कंपनी के पास ही रहने क्या? क्योंकि जो यूडीए अकाउंट है किसका है? ये कंपनी का ही है, ये कंपनी का ही अकाउंट है, कंपनी के ही यहाँ पे मैनेज कर रहा है कंपनी इसको। यानी यूडीए अकाउंट को कौन मैनेज करता है? कंपनी करता है। सर क्या कंपनी के पास में हम रहते हैं क्या 7 साल तक कोई डिविडेंड पे करने या फिर क्लेम करने ही नहीं आया? तो उस केस में यहाँ पे बोला अगर 7 साल तक अनक्लेम पड़ा है तो उस केस में जो यूडीए का पैसा है उसको आप ट्रांसफर कर दो इन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, यानी आईपीएफ में आप इस पैसे को ट्रांसफर कर दो इंटरेस्ट के साथ में। जो भी आपने यूडीए वाले अकाउंट में पैसा कमाया होगा उसमें इंटरेस्ट कमाया होगा उसको आप ट्रांसफर कर दो आईपीएफ यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। कितने टाइम में? अनक्लेम्ड अगर अनपेड पड़ा है 7 साल तक तो आपको उसको हाथों हाथ 7 साल जैसे खत्म हुए हाथों हाथ आप ट्रांसफर कर देना उसको इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में इंटरेस्ट के साथ में। बट कंपनी जब आप ट्रांसफर कर रहे हो तब साथ में आप एक स्टेटमेंट देना जिसमें डिटेल्स ऑफ ट्रांसफर आप लिख देना कि आपने यहाँ पे ट्रांसफर जो भी करा है वो किसका है, जो भी डिटेल्स है सारी लिख देना। किसको दोगे स्टेटमेंट? आईपीएफ अथॉरिटी को दोगे। अब आईपीएफ अथॉरिटी चेक करेगा कि हाँ स्टेटमेंट दे दिया, पैसा आ गया, और फिर आईपीएफ अथॉरिटी आपको एक इश्यू करेगा रिसिप्ट। किसको? कंपनी को। और कंपनी के लिए जो रिसिप्ट का काम करेगा ये एक एविडेंस का काम करेगा कि यहां पे कंपनी ने आईपीएफ को पैसा ट्रांसफर कर दिया था, उसके लिए एविडेंस की तरह काम करेगा, उसके लिए एविडेंस की तरह काम करेगा। अब सर इसका एक फटाफट एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आप विद इन, जैसे आपने डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड करा, हम अज्यूम करते हैं 1 जनवरी 2026 को, उसके 5 डेज के अंदर आप डिपॉजिट करने हो पैसे को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में, यानी 6 जनवरी 2026 तक। अब जब आपने डिक्लेयर किया था, डिपॉजिट से नहीं, जब आपने डिक्लेयर किया था उससे 30 डेज के अंदर आप पे करना है, फिर डिविडेंड वारंट पोस्ट कर देना। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर, जो कि हमने अज्यूम करा यहाँ पे क्या आ गया 1 जनवरी से 30 डेज 31 जनवरी 2026। अब अगर 31 जनवरी 2026 तक भी ये अनपेड या फिर अनक्लेम पड़ा है तो क्या करोगे? तो उस केस में विद इन 7 डेज, कहां से विद इन 7 डेज? ये 30 डेज की एक्सपायरी से 7 डेज के अंदर आपको ट्रांसफर कर देना अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। कितने टाइम में? विद इन 7 डेज। और अगर नहीं करा ट्रांसफर तो कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 12% पर एनम का। और जैसे ही यूडीए में ट्रांसफर हुआ, उसके 90 डेज के अंदर आप एक स्टेटमेंट बनाना, उसमें लैन वाली चीजें लिखना और स्टेटमेंट को डाल देना आप कंपनी की वेबसाइट पे, और जो सीजी ने अप्रूव करी वेबसाइट उस पे भी डाल देना। और अगर यहाँ पे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 ईयर्स तक ये अनपेड अनक्लेम पड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 फरवरी 2033 तक ये अनपेड अनक्लेम पड़ा है ना, तो 7 फरवरी 2033 को आप इसको ट्रांसफर कर देना आईपीएफ को, साथ में एक स्टेटमेंट देना, और फिर जो आईपीएफ अथॉरिटी है वो कंपनी आपको एक रिसिप्ट देगा जो कि एक एविडेंस की तरह काम करेगा आपके लिए। अब सर यहां पे हमने बात करी डिविडेंड के बारे में। अभी यहां पे हम अज्यूम करते हैं अभी चल रहा है 2026 और हम बात कर रहे हैं 2019 के बारे में। अब जो 2019 है उसमें यहां पे कंपनी ने डिक्लेयर किया था डिविडेंड, बट जो डिविडेंड है ना ये उस पर्सन ने जिसके पास वो शेयर्स हैं उसने क्लेम ही नहीं करा, यानी ये अनपेड अनक्लेम पड़ा है।
तो सर इस पर्सन को इन शेयर्स के बारे में पता ही नहीं है, यानी 2026 तक इसने अनपेड है, अनक्लेम्ड है, इसको पता ही नहीं है इस डिविडेंड के बारे में, और कंपनी ने 2019 के बाद में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा। हम अज्यूम करते हैं कंपनी ने 2019 के बाद में डिविडेंड ही डिक्लेयर नहीं करा, तो ये अनपेड अनक्लेम पड़ा है, यानी क्या चांसेस है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं जो कि उस पर्सन के पास में, उस पर्सन को इन शेयर्स के बारे में पता ही नहीं। तो अगर पर्सन को शेयर्स के बारे में नहीं पता तो हम कंपनी के पास में रखेंगे, कंपनी के पास में 7 साल तक पड़े हैं, 7 साल बाद में आप उसको ट्रांसफर कर देना आईपीएफ में, और साथ में प्रिस्क्राइब डिटेल्स भी आप साथ में दे देना। किसमें ट्रांसफर कर दोगे? आईपीएफ में। बट सर अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं कि ना 2022 को भी यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, 2022 को भी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, और जो डिविडेंड डिक्लेयर किया ना 2022 वाला क्लेम कर लिया उस पर्सन ने, जिस पर्सन के वो शेयर थे जिसने 2019 वाला डिविडेंड अभी तक क्लेम नहीं करा, वो उसने 2022 वाला जो डिविडेंड था वो क्लेम कर लिया, यानी 7 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स में, इस डेट से लास्ट 7 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स में यहाँ पे एक बार डिविडेंड तो क्लेम हो रखा है, यानी उस पर्सन को उसके शेयर्स के बारे में पता है। तो अगर उस पर्सन को उसके शेयर्स के बारे में पता है तो हम उस शेयर्स को ट्रांसफर नहीं करेंगे आईपीएफ में, तो उस केस में जो 2019 वाला डिविडेंड है क्या वो आईपीएफ में जाएगा? बिल्कुल सर, ये तो अनक्लेम्ड अनपेड पड़ा है 7 साल से, तो ये तो आईपीएफ में चल जाएगा। बट सर क्या शेयर्स जाएंगे क्या? नहीं सर, शेयर्स नहीं जाएंगे। शेयर्स कब जाते हैं? अगर लास्ट 7 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स में अगर कोई भी डिविडेंड उन शेयर्स के ऊपर पे या फिर क्लेम नहीं किया गया है, तो हम क्या बोलेंगे? उस शेयर्स के बारे में उस पर्सन को पता ही नहीं है, तो उस शेयर्स को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? आईईपीएफ को, यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को। शेयर्स जिन पे डिविडेंड पे या फिर क्लेम नहीं हुआ 7 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स के लिए, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे आईपीएफ में, और साथ में कंपनी आप एक स्टेटमेंट भी देना प्रिस्क्राइब डिटेल्स का। बट अगर डिविडेंड पे या फिर क्लेम हुआ है किसी भी साल में ड्यूरिंग लास्ट 7 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स, तो उस केस में जो शेयर्स है वो ट्रांसफर नहीं होंगे। वो कब ट्रांसफर होंगे? अगर लास्ट 7 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स में कोई भी डिविडेंड पे या फिर क्लेम नहीं हुआ है, तो वो जो शेयर्स है वो ट्रांसफर हो जाएंगे आईईपीएफ यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। अब सर अगर यूडीए में कोई डिविडेंड पड़ा है, सर यूडीए में शेयर्स जाता है क्या? यूडीए में शेयर्स नहीं जाते, यूडीए में केवल डिविडेंड होता है। अब सर यूडीए में जो डिविडेंड पड़ा है उसको कोई पर्सन को याद आया कि अरे हाँ मेरा पैसा है और ये यूडीए में पड़ा है, वो कैसे क्लेम कर सकता है? वो किसके पास में जाएगा? वो कंपनी के पास में जाएगा, क्योंकि यूडीए वाले अकाउंट को कौन मैनेज कर रहा है? कंपनी ही मैनेज करी, तो कंपनी के पास में जाएगा, कंपनी को प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट देगा और वो कंपनी से उस डिविडेंड को क्लेम कर सकता है। बट अगर सर पैसा आईपीएफ में चले गया तो वो क्या कंपनी के कंट्रोल में है क्या? नहीं सर, आईपीएफ गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, तो उस केस में वो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। तो अगर कोई पर्सन कंपनी के पास में भी आया 7 साल बाद में कि मेरे को मेरे शेयर्स और डिविडेंड दे दो, क्या कंपनी से वो ले पाएगा क्या? नहीं सर, वो बोला है कि जो पर्सन जिसके शेयर्स और डिविडेंड आईपीएफ में ट्रांसफर हो गए, आप जाओ आईपीएफ अथॉरिटी के पास में, उनको आप प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट फाइल करो जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू होता है, और फिर आप उनसे रिक्लेम कर सकते हो आपके शेयर्स और डिविडेंड। यानी यहां पे अगर आप यूडीए अकाउंट पड़ा है तो आप कंपनी के पास में आना, बट अगर आईपीएफ के पास में चल गया तो आप कंपनी के पास में नहीं, आप फिर आईपीएफ अथॉरिटी के पास में जाना। Person entitled to money in UDA may apply to company to claim it, and person entitled to shares and dividend IEPF can reclaim it from IEPF as per prescribed procedure online application। यानी UDA में पड़ा है तो कंपनी को अप्लाई करो, अगर IEPF में पड़ा है तो आप फिर IEPF के पास में जाके रिक्लेम करो। कैसे? प्रिस्क्राइब प्रोसीजर और ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू। बट सर अगर कंपनी यहाँ पे इन कंडीशन से कंप्लाई नहीं करती, यानी इस प्रोविजन से कंप्लाई नहीं कर रही है, तो उस केस में कंपनी आपको पेनल्टी लगेगी ₹1 लाख की प्लस ₹500 पर डे एंड मैक्सिमम ₹10 लाख की, और ऑफिस एंड डिफॉल्ट आपको पेनल्टी लगेगी ₹25,000 प्लस ₹100 पर डे एंड मैक्सिमम ₹2 लाख की, मैक्सिमम ₹2 लाख की। और ये पेनल्टी इंपॉर्टेंट आपको याद करनी पड़ेगी। अब सर इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक बार आप पढ़ो वाला एग्जाम्पल। अब सर अगर कंपनी ने विद इन 30 डेज डिविडेंड पे नहीं किया, या फिर डिविडेंड वारंट विद इन 30 डेज पोस्ट नहीं किया, फेल्स टू पे डिक्लेयर डिविडेंड और पोस्ट डिविडेंड वारंट विद इन 30 डेज, तो उस केस में कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यानी वो पर्सन आपके पास में आया है पैसा मांगने, उसने क्लेम करा है, बट फिर भी आप पे नहीं कर रहे हो, फिर डिविडेंड वारंट पोस्ट नहीं कर रहे हो, तो उस केस में कंपनी आपको उस पर्सन को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सर कितना इंटरेस्ट? यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट एट 18% पर एनम का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किसको? उस मेंबर को। बट सर कब से? यानी 30 डेज तो हमने यहाँ पे दिए ना, आप जब डिफॉल्ट कर रहे हो तब से आपको इंटरेस्ट पे करना है। हमने यहाँ पे आपको 30 डेज दिए पे करने के लिए, 30th डे तक पे कर दिया तो कोई डिफॉल्ट नहीं। बट अगर 31st डे पे भी आपने पे नहीं करा है, तो 31st डे से लेकर जब तक आपने पे नहीं करा है तब तक आपको सिंपल इंटरेस्ट एट 18% पर एनम देना पड़ेगा। यानी अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं कि यहाँ पे 0th डे है, 30th डे तक आपको डिविडेंड पे करना चाहिए था, बट कंपनी ने 59th डे पे जाके डिविडेंड पे किया है, तो उस केस में यहां पे कंपनी को सिंपल इंटरेस्ट एट 18% किस टाइम के लिए लगेगा? 0 से लेकर 59th डे के लिए, यानी 59 डेज के लिए, या फिर थोड़े कम दिन के लिए। यहां पे बोला जितने टाइम के लिए आपका डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट कब हुआ? 30th डे तक तो कोई डिफॉल्ट ही नहीं है। डिफॉल्ट कब हुआ? 30th डे के बाद में,
यानी 30th डे से लेके 59th डे यानी 29 डेज के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट रेट 18% पर एनम उस अनपेड अमाउंट पे आपको पे करना पड़ेगा उस शेयर होल्डर या फिर मेंबर को। किसके लिए? फॉर पीरियड ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यू, दैट इज आफ्टर 30 डेज। अब उसके बाद में जो डायरेक्टर नोइंगली इस डिफॉल्ट का पार्टी है तो उसको बोला कि आपको हम फाइन लगाएंगे ₹1000 पर डे का, और साथ में आपको इम्प्रिजनमेंट भी होगी। कितना हो सकती है? मैक्सिमम 2 years की आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। यहाँ पे क्या लिखा है? एंड लिखा है, यानी फाइन भी लगेगा और जेल भी होगी, यानी इम्प्रिजनमेंट भी होगा और फाइन भी लगेगा। बट सर यहाँ पे ना 5 एग्जेम्पशन दिए है। अगर कंपनी आप इन 5 एग्जेम्पशन में फॉल करे और इस वजह से अगर आपने डिविडेंड पे नहीं करा है 30 डेज के अंदर या फिर डिविडेंड वारंट पोस्ट नहीं करा 30 डेज के अंदर, तो हम आपको पनिशमेंट नहीं लगाएंगे। यानी जो हमने सिंपल इंटरेस्ट और ये डायरेक्टर वाला पेनल्टी देखा वो अप्लाई ही नहीं करेगा अगर आप इन 5 केसेस में फॉल कर रहे हो। इन 5 केस को हमने कैसे याद किया था? इसको हमको भगवान ने याद करा है, लॉर्ड के थ्रू हमने इसको याद किया था, लॉर्ड स्क्वायर। अब एल से क्या आ रहा है? डिविडेंड इज लॉफुली एडजस्टेड अगेंस्ट सम ड्यू टू कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर। अब अज्यूम करो यहाँ पे कंपनी को डिविडेंड देना है उस पर्सन को, कितना? 1.2 लाख का, और उस पर्सन से कॉल्स लेने हैं ₹1 लाख के। अब कंपनी को जो पैसा लेना है ₹1 लाख का और कंपनी को डिविडेंड कितना देना है? 1.2 लाख का। तो उस केस में क्या कंपनी इसको एडजस्ट कर सकती है क्या? यानी कंपनी आप बैलेंस केवल ₹20,000 दे दो, क्योंकि 1.2 लाख आपको पे करना है और 1 लाख आपको कॉल्स का लेना है, तो अब इसको एडजस्ट कर दो और नेट आप अगर 20,000 दे दोगे तो हम आपके ऊपर पनिशमेंट नहीं लगाएंगे कि आपने वो 1 लाख 30 डेज के अंदर पे नहीं करा। अगर आपने लॉफुली एडजस्ट करा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आपके ऊपर पनिशमेंट नहीं लगाई जाएगी। हियर कंपनी कैन लॉफुली एडजस्ट डिविडेंड अगेंस्ट कॉल मनी एंड पे बैलेंस ₹20,000 टू ए। यानी अगर आपने लॉफुली एडजस्ट करा है तो हम आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाएंगे। अब सर ओ से क्या है? ओ से है ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब समझो कंपनी को कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि कंपनी आप उस पर्सन का डिविडेंड पे नहीं करोगे। किसने दिया? कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कंपनी को, कंपनी आप उसका डिविडेंड पे नहीं करोगे, तो वो क्या है? वो ऑपरेशन ऑफ लॉ है। कंपनी तो पे करना चाहती थी बट कंपनी को कोर्ट ने मना कर दिया। ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से कंपनी 30 डेज के अंदर पे नहीं कर पाई या फिर डिविडेंड वारंट पोस्ट नहीं कर पाई 30 डेज के अंदर, तो उस केस में कंपनी हम आपको पेनल्टी नहीं लगाएंगे, यानी ना तो 18% पर एनम देना है और ना ही डायरेक्टर को फाइन और इंप्रिजनमेंट होगा। इस केस में ऑपरेशन ऑफ लॉ और लॉफुली एडजस्ट केस में। अब सर आर से क्या आ रहा है? एनी अदर रीजन नॉट ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ कंपनी, यानी कंपनी की गलती नहीं है, कोई भी और रीजन है उसकी वजह से यहां पे कंपनी पे नहीं कर पाई। यानी कंपनी ने समझो टाइम से पे कर दिया बट बैंक ने उसको ट्रांसफर नहीं करा, बैंक की गलती थी, बट बैंक की गलती की वजह से हम कंपनी के ऊपर पनिशमेंट लगाएंगे क्या? नहीं, बैंक का सर्वर डाउन है तो बैंक की प्रॉब्लम है। कंपनी ने तो सही टाइम के अंदर अंदर वो ट्रांसफर कर दिया था, उसने बोल दिया था, तो यहाँ पे डिफॉल्ट किसकी है? कंपनी की नहीं है, तो उस केस में भी हम कंपनी के ऊपर पनिशमेंट नहीं लगाएंगे। अब सर डी से क्या आ रहा है? डी से 2 पॉइंट्स है। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव डिविडेंड, यानी यहां पे कंपनी को पता ही नहीं है कि किस पर्सन को डिविडेंड मिलना चाहिए। यानी समझो एक पर्सन है, उसके पास में शेयर्स थे कंपनी के, अब वो पर्सन की डेथ हो गई, अब उसके 4-5 बच्चे हैं, अब वो 4-5 बच्चे आपस में डिस्प्यूट है, लड़ाई है कि जो शेयर है किसके है। अब कंपनी को पता ही नहीं शेयर किसके, और शेयर किसके वही नहीं पता, तो कंपनी किसको देगी डिविडेंड? तो यहाँ पे भी डिस्प्यूट चल रहा है ना। अगर आप डिस्प्यूट की वजह से उन पर्सन को डिविडेंड नहीं पे कर पाए 30 डेज के अंदर या फिर पोस्ट नहीं कर पाए डिविडेंड वारंट 30 डेज के अंदर, तो उस केस में हम आपके ऊपर पनिशमेंट नहीं लगाएंगे। और सर 4th पॉइंट, लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लास्ट दी है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी समझो शेयर होल्डर ने कंपनी को कोई डायरेक्शंस दी, कंपनी ने डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं कर पाई और उस कंपनी ने कम्युनिकेट कर दिया, तो उस केस में कंपनी आपके ऊपर पनिशमेंट नहीं लगेगी। अब इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। समझो करण के पास में कंपनी के शेयर है, करण क्या है? शेयर होल्डर है। अब करण बोल रहा है कि कंपनी आप मेरे को 10,000 रुपए दोगे और मेरे को फिर नमन को 10,000 रुपए देने, तो भी काम करो, मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूं कंपनी कि आप इन पैसे को डायरेक्ट नमन के अकाउंट में डाल दो, मैं आपको उस नमन की बैंक डिटेल्स यानी बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी दे देता हूं और आप सीधा उसके अकाउंट में डाल दो। बट अब कंपनी ने उस बैंक डिटेल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करने का ट्राई करा नमन के अकाउंट में, बट इस करण ने जो यहाँ पे डिटेल्स दी थी वो गलत थी, आईएफएससी नंबर समझो गलत था, तो जो पैसा है ट्रांसफर ही नहीं हो पाया नमन के पास में। तो उस केस में यहाँ पे जो डायरेक्शन करण ने कंपनी को दी, क्या कंपनी उन डायरेक्शन को कंप्लाई कर पाई क्या? नहीं कर पाई। बट कंपनी आप बस करण को बता देना, आप बस करण को कम्युनिकेट कर देना ताकि करण कोई ऑल्टरनेटिव एक्शंस ले पाए। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो आपकी डिफॉल्ट है, क्योंकि करण को क्या लग रहा होगा कि नमन को पैसा ट्रांसफर हो गया, जो मैंने डायरेक्शन दी कंपनी ने कंप्लाई कर ली होगी, बट एक्चुअल में ना तो नमन को पैसा आया और ना ही करण को पैसा आया। तो अगर कंपनी आप डायरेक्शन से कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो बस आप इस पर्सन को कम्युनिकेट कर देना, करण को कम्युनिकेट कर देना ताकि करण ऑल्टरनेटिव एक्शंस ले पाए। अगर यहाँ पे आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आप डिफॉल्ट में हो, तो आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। बट अगर आपने कम्युनिकेट कर दिया कि आप वो डायरेक्शन से कंप्लाई नहीं कर पाए तो आपके ऊपर हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे। Shareholder has given directions to company for payment of dividend and those directions cannot be complied and same has been communicated to him। मतलब यहाँ पे shareholder, अब यहाँ पे सर एक कंपनी को ना यहाँ पे एग्जेम्पशन दे रखी है, निधि कंपनी को, कि निधि कंपनी अगर आपने डिविडेंड 30 डेज में पे नहीं करा या फिर डिविडेंड वारंट 30 डेज में डिपोस्ट नहीं करा तो भी हम आपके ऊपर पनिशमेंट नहीं लगाएंगे।
सर कब? अगर निधि कंपनी आपको आपके किसी मेंबर को ₹100 या फिर उससे कम का डिविडेंड देना है। अगर आपको आपके किसी मेंबर को ₹100 या फिर उससे कम का डिविडेंड देना है, तो अगर आप यहाँ पे पोस्ट करने जाओगे डिविडेंड वॉलेट या फिर चेक के थ्रू पैसा पे कर रहे हो या फिर आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस कर रहे हो, तो जितना डिविडेंड नहीं होगा ना, हो सकता है उससे ज्यादा तो आपका खुद का कॉस्ट लग जाए ये पोस्ट करने के लिए, चेक देने के लिए या फिर ये एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस करने के लिए। तो उस केस में बोला अगर निधि कंपनी आपको ₹100 या फिर उससे कम किसी मेंबर को डिविडेंड देना है ना, तो आप बस 2 काम करना। सबसे पहला, आप एक लोकल लैंग्वेज वाले न्यूज़पेपर में अनाउंस कर देना कि आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, और साथ में जहां निधि कंपनी होती है ना, निधि कंपनी का एक नोटिस बोर्ड होता है उसके बाहर में, तो उसके नोटिस बोर्ड पे आप कम से कम 3 महीने के लिए, जब से आपने डिक्लेयर करा उससे 3 महीने के लिए उस जगह पे डिस्प्ले कर देना, उस नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर देना कि आपने डिविडेंड अनाउंस किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया। बट सर यहाँ पे निधि कंपनी को ऐसे एग्जाम्पशन क्यों दिया? अभी हमको पता है, हमने पहले भी हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि निधि कंपनी का मॉडल क्या होता है, बिजनेस मॉडल। निधि कंपनी तो डिपॉजिट लेती है या फिर लोन देती है, बट किससे डिपॉजिट लेती है फिर किसको लोन देती है? वो अपने केवल और केवल मेंबर से डिपॉजिट लेती है, फिर मेंबर को ही लोन देती है। यानी काफी सारे लोग हो सकता है ना कि निधि कंपनी में केवल 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर होल्ड करके बैठे हैं ताकि वो निधि कंपनी को पैसा डिपॉजिट कर पाए या फिर निधि कंपनी से लोन ले पाए। तो जो 1, 2, 3 शेयर होल्ड करके बैठे हैं, क्या उनको डिविडेंड से मतलब है? क्या उनको किससे मतलब था? वो डिपॉजिट करने से या फिर लोन लेने से। बट हो सकता है उनके शेयर में भी डिविडेंड तो आएगा ही। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो ₹1, ₹2, ₹3, ₹10, ₹20, ₹100 तक भी डिविडेंड आ गया, तो भी उस केस में कंपनी आपको यहाँ पे जो आपके इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं जो कि 1, 2 शेयर होल्ड करके बैठे हैं, उन पे अगर ₹100 या फिर उससे कम का डिविडेंड है ना, तो आपको आपका कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं। आप बस अनाउंस कर देना एक लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, और साथ में आप इसको डिस्प्ले कर देना आपके नोटिस बोर्ड पे एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए, एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए। तो उस केस में आपके ऊपर पनिशमेंट नहीं लगाएंगे। बट सर अगर निधि कंपनी को किसी मेंबर को मोर देन ₹100 पे करना है, तो आपको फिर 30 डेज के अंदर पे करना पड़ेगा, और जो वारंट है वो 30 डेज के अंदर पोस्ट करना पड़ेगा। बट कब? अगर ₹100 से ज्यादा पे करना है। अगर ₹100 से कम है तो उस केस में ये वाली एग्जामिशन अप्लाई कर जाएगी। अब सर एक बार एग्जांपल देख लेना, जो अभी हमने डिस्कस किया है वो सेम एग्जांपल एक बार आप पढ़ लो एग्जांपल्स। अब सर उसके बाद ना बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, अभी ये समझो। अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू डिविडेंड, यहाँ पे क्या बोला है कि कोई कंपनी है हम बता रहे हैं जो वो डिविडेंड देने से प्रोहिबिटेड है, यानी आप डिविडेंड नहीं दे पाओगे। कौन सी कंपनी? एक तो सेक्शन 8 कंपनी, जो कि हम चैप्टर 2 में भी पढ़ा था कि सेक्शन 8 कंपनी प्रोहिबिटेड है डिविडेंड देने के लिए, यानी सेक्शन 8 कंपनी कभी भी डिविडेंड नहीं दे सकती। तो सेक्शन 8 कंपनी आप डिविडेंड तो नहीं दे पाओगे। और अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसने सेक्शन 73 यानी जो डिपॉजिट उसने मेंबर से लिए उसमें डिफॉल्ट कर रखा है, या फिर सेक्शन 74 यानी रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट 2013 से पहले आपने कोई डिपॉजिट लिए थे, उसके रीपेमेंट में अगर आपने डिफॉल्ट कर रखा है, तो आपसे अगर डिपॉजिट में डिफॉल्ट हो रखा है तो पहले आप तो डिपॉजिट का डिफॉल्ट सही करो, उसके बाद में डिविडेंड पे करना। तो जब तक आप डिपॉजिट का डिफॉल्ट सही नहीं करते तो सेक्शन 73 और 74 का, तब तक आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाओगे आपके इक्विटी शेयर पे, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाओगे आपके इक्विटी शेयर पे। और जैसे ही आपने वो डिफॉल्ट सही कर दिया सेक्शन 73 और 74 का, उसके बाद में जैसे डिफॉल्ट सही कर दिया उसके बाद में अगर आप चाहो तो इक्विटी शेयर पे डिविडेंड पे कर पाओगे। कब तक नहीं पे कर पाओगे? जब तक आप यहां पे सेक्शन 73 और 74 का फेलियर सही नहीं कर देते। ऐसे ही सही कर दिया उसके बाद में आपको हम अलाउ कर रहे हैं कि आप इक्विटी शेयर पे डिविडेंड पे कर पाओगे। अब सर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, और इस पॉइंट पे आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और इतना सिंपल पॉइंट है, इसमें क्या बोला हुआ है, अगर समझो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो जो डिविडेंड डिक्लेयर किया, क्या उससे पहले जैसे हम देख रहे थे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के केस में, या फिर बायबैक के केस में, या फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के केस में, कि हम जब भी रिडीम कर रहे हैं या फिर हम जब रिडक्शन कर रहे हैं या फिर जब बायबैक कर रहे हैं, हमको सीआरआर में पैसा डालना पड़ रहा था। हमको क्या करना पड़ता था? सीआरआर में पैसा डालना पड़ रहा था। तो जो सीआरआर में पैसा डालना पड़ता था यानी रिजर्व में हमको ट्रांसफर करना पड़ रहा था, क्या हमको डिविडेंड के केस में भी करना पड़ेगा क्या? तो यहां बोला डिविडेंड के केस में ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कंपनी को लॉस हो रहा है फिर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो हम ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर चुके हैं ना आपको 4 कंडीशन के द्वारा, फाइनल डिविडेंड के केस में और इंटरिम डिविडेंड में 1 कंडीशन के द्वारा। तो उस केस में हम वापस से यहाँ पे रिजर्व डालने को नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे बस कंपनी, अगर आप चाहो, अगर आपका मन है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट में से रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर देना, अगर आपका मन नहीं है तो मत ट्रांसफर करना। यानी अगर आप चाहो तो ₹1 भी ट्रांसफर मत करो तो भी चलेगा, या फिर अगर आप चाहो तो आपने जितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है उतना ट्रांसफर कर दो, फिर उससे ज्यादा भी ट्रांसफर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जितना चाहो उतना ट्रांसफर कर सकते हो रिजर्व में, आपके ऊपर मैंडेटरी कोई भी कंडीशन नहीं है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि आपको ट्रांसफर करना है या फिर नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मे आल्सो डिसाइड नॉट टू ट्रांसफर एनी अमाउंट टू रिजर्व।
अब सर इसके बाद हम पढ़ते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के बारे में। सर सबसे पहला जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है वो किसका फंड है? वो गवर्नमेंट का फंड है। यानी कौन एस्टेब्लिश करता है आईपीएफ को? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करा है आईपीएफ को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करा है आईपीएफ को। अब सर जो आईपीएफ है फंड तो है, बट इसमें पैसा कहां से आता है और इसकी जो पैसा है ये कहां कहां यूटिलाइज होता है? अब से जो क्रेडिट टू फंड है या फिर जो यूटिलाइजेशन है, क्रेडिट टू फंड के आप कोई भी 5-6 पॉइंट्स याद कर लेना और यूटिलाइजेशन अगर हो सके तो जो 5 पॉइंट्स है आप याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या क्या क्रेडिट हुआ अमाउंट इस फंड में और किस चीज के लिए यूटिलाइज कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे क्रेडिट टू फंड के कोई 5-6 पॉइंट्स याद कर लो और यूटिलाइजेशन के तो सारे पॉइंट्स याद कर लो। अभी यहाँ पे पैसा कहां से आएगा आईपीएफ के पास में? तो आईपीएफ को यहाँ पे ग्रांट दे सकता है सीजी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे सकता है, बट कब? जब पार्लियामेंट में उसका अप्रोप्रिएट होगा, यानी पार्लियामेंट में डिसाइड होता है ना कि कौन सा पैसा किधर जाएगा, तो उस केस में आईपीएफ के लिए जो पैसा अप्रोप्रिएट हुआ है वो सीजी आप यहाँ पे एज अ ग्रांट दे देना किसको? आईपीएफ को। या फिर अगर सीजी या फिर एसजी या फिर कंपनी या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन चाहो तो आप यहाँ पे डोनेशन दे सकते हो किसको? आईपीएफ को। या फिर हमने अभी देखा यूडीए वाला पैसा जो ट्रांसफर होता है आईपीएफ में, या फिर कोई अमाउंट अनपेड और अनक्लेम पड़ा है 7 साल से और उसके साथ में उसके ऊपर इंटरेस्ट आप आईपीएफ में डाल सकते हो। सर कौन से पैसे की बात कर रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल समझो एप्लीकेशन मनी आया कंपनी के पास में, एप्लीकेशन मनी आया किस लिए? कि कंपनी अब हमको सिक्योरिटीज अलॉट कर दो, बट कंपनी अलॉट नहीं कर पाई और कंपनी उस पैसे को रिफंड देना चाहती है, बट उस पैसे को रिफंड लेने के लिए कोई पर्सन क्लेम करने ही नहीं आया 7 साल में। तो अगर क्लेम करने नहीं आया ना तो उस एप्लीकेशन मनी वाले पैसों को हम ट्रांसफर कर देंगे आईपीएफ में। अब अगर कंपनी के पास मैच्योर डिपॉजिट पड़ी है, कोई डिपॉजिट है वो मैच्योर हो गई, उसको क्लेम करने 7 साल से कोई नहीं आया, तो उस मैच्योर डिपॉजिट वाले पैसे को और उसके साथ में उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट कमाया उसको आप दे देना आईपीएफ को। बट अगर सर बैंकिंग कंपनी की मैच्योर डिपॉजिट है ना, तो बैंकिंग कंपनी आप अपने पास रखना, आप आईपीएफ को मत देना। मैच्योर डिपॉजिट जो आपकी वो आप आपके पास रखना, हम आपको नहीं बोल रहे हैं आईपीएफ में ट्रांसफर करने के लिए। बट अगर बैंकिंग कंपनी के अलावा कोई कंपनी है तो आपको मैच्योर डिपॉजिट जो कि क्लेम नहीं करी गई है 7 ईयर से, आप उसको ट्रांसफर कर देना आईईपीएफ को। और अगर कोई मैच्योर डिबेंचर्स है उसको भी आप ट्रांसफर कर देना जो कि क्लेम नहीं करे गए हैं 7 साल से, उसको आप कहां ट्रांसफर करोगे? आईईपीएफ में। उसके अंदर अगर कोई अमाउंट जो कि अनपेड और अनक्लेम्ड है 7 साल से, जैसे कि फॉर एग्जांपल शेयर्स जिनके ऊपर ना तो डिविडेंड पे किया गया नहीं क्लेम किया गया, उसके बेनिफिट्स यानी उसकी जो राइट शेयर बोनस शेयर वो किसको दोगे आप? वो आईपीएफ को दोगे। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब उसके बाद में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गए बट कोई पर्सन को क्लेम करने नहीं आया 7 साल से, तो उस पैसे को भी आप डाल देना आईपीएफ में। अब सर नेक्स्ट पॉइंट, सेल प्रोसीड्स ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स अराइजिंग बाय इशू ऑफ बोनस शेयर्स और मर्जर एंड अमैल्गमेशन। अब जो फ्रैक्शनल शेयर्स हैं उनको सेल करने के बाद में कोई पर्सन को क्लेम करने नहीं आया 7 साल में, तो उस पैसे को भी कहां डालेंगे? आईईपीएफ में। बट सर फ्रैक्शनल शेयर्स का सेल प्रोसीड्स जो बोनस इशू और मर्जर एंड अमैल्गमेशन की वजह से होता है, उसका मतलब अभी हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। समझो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। अब ये एबीसी लिमिटेड में कोई पर्सन होल्ड करता है लेट्स से 23 शेयर्स। अब यहां पे एबीसी लिमिटेड ने बोनस अनाउंस करा, उसने क्या बोला कि जो भी लोग 2 शेयर होल्ड करे ना, एवरी 2 शेयर्स के बदले, हर 2 शेयर के बदले कंपनी यहां पे आपको 1 बोनस शेयर देगी। हर 2 शेयर के बदले कंपनी आपको 1 बोनस शेयर देगी, यानी यहां पे 23 शेयर्स के बदले उस पर्सन को कितने बोनस शेयर मिलेंगे? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 11 शेयर्स मिलेंगे, और जो बाकी का 0.5 शेयर है उसके बदले क्या मिलेगा? उसके बदले उसको पैसा मिलता है, यानी सेल प्रोसीड्स मिलता है किसका? उस फ्रैक्शनल शेयर का। तो अगर कोई पर्सन ये सेल प्रोसीड्स ऑफ फ्रैक्शनल शेयर अगर लेने नहीं आया, क्लेम नहीं करा 7 साल से, तो उस केस में ये जो सेल प्रोसीड्स है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे आईपीएफ में। सिर्फ हमको बोनस से तो समझ में आया, बट मर्जर एंड अमैल्गमेशन की वजह से फ्रैक्शनल शेयर कैसे? समझो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड और एक कंपनी है एक्सवाईजी लिमिटेड। अब जो एबीसी लिमिटेड है ना, ये एक्सवाईजी लिमिटेड में मर्ज हो रही है और एबीसी लिमिटेड में एक पर्सन होल्ड कर रहा है लेट्स से 16 शेयर्स। कितने? 16 शेयर्स। अब एक्सवाईजी लिमिटेड क्या बोल रहा है कि हर 3 शेयर के बदले, हम अज्यूम करते हैं एबीसी लिमिटेड के शेयर की प्राइस है ₹30 और एक्सवाईजी लिमिटेड के शेयर की प्राइस है ₹90। तो यहाँ पे एक्सवाईजी लिमिटेड क्या बोल रहा है कि एबीसी लिमिटेड आपके जितने भी शेयर होल्डर है ना, जो शेयर होल्डर 3 शेयर होल्ड कर रहा होगा उस 3 शेयर के बदले हम आपके कंपनी के शेयर होल्डर को 1 शेयर देंगे हमारी कंपनी का। यानी एक्सवाईजी लिमिटेड जो कि अब बचेगी, यानी एबीसी लिमिटेड कहां जा रही है? एक्सवाईजी लिमिटेड के अंदर एबीसी लिमिटेड क्या हो रही है? बंद हो रही है। तो उसके जो शेयर होल्डर हैं उनको यहां पे बोला कि जिसके पास में 3 शेयर होंगे उन हर 3 शेयर के बदले हम उस शेयर होल्डर को 1 शेयर देंगे एक्सवाईजी लिमिटेड का। एक्सवाईजी लिमिटेड का। अब सर इस पर्सन के पास में 16 शेयर्स है, उसका क्या होगा? उसको 5 शेयर्स मिल जाएंगे एक्सवाईजी लिमिटेड के। और सर जो 0.33 शेयर उसका क्या? तो जो फ्रैक्शनल शेयर है ना उसका आपको पैसा मिल जाएगा, यानी उसकी सेल प्रोसीड्स मिल जाएगी। बट अगर कोई 7 साल से उसको क्लेम करने ही नहीं आया तो फिर हम उसको ट्रांसफर कर देंगे आईईपीएफ में, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। यानी सेल प्रोसीड्स ऑफ फ्रैक्शनल शेयर अराइजिंग बाय इशू ऑफ बोनस शेयर और मर्जर एंड अमैल्गमेशन जो कि 7 साल से अनपेड और अनक्लेम पड़ा, उसको हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? आईईपीएफ में।
अब उसके अलावा हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा था कि अगर कोई पर्सन पर्सोनेशन कर रहा है एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी के लिए, तो हम उससे जो पैसा है उसको डिस्गॉर्ज कर लेते हैं, या फिर अगर सिक्योरिटी है तो उसको डिस्पोज करके वो जो पैसा आ रहा है उसको हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, आईपीएफ यानी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। वही यहाँ पे बात हो रही है, अमाउंट ऑफ डिस्गॉर्जमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी सीज्ड फ्रॉम पर्सन कन्विक्टेड फॉर पर्सोनेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहां, आईईपीएफ में। अब सर जो आईपीएफ में पैसा है, वो जो अथॉरिटी है, वो जो आईपीएफ है, उसको यूज कर रहा होगा, कहीं इन्वेस्ट कर रहा होगा, उससे पैसा कमा रहा होगा, जो इंटरेस्ट एंड अदर इनकम जो आपने आईपीएफ को इन्वेस्ट करके कमाया है वो भी कहां आएगा, आईपीएफ में आएगा। अब अगर सीजी कोई यहाँ पे आपके लिए सोर्स डिसाइड कर रहा है, और अगर उस सोर्स से जो कि सीजी ने डिसाइड कर रहा है, अगर उससे आपको कोई भी पैसा आ रहा है तो उस पैसे को हम कहां डालोगे, उस पैसे को भी आप आईपीएफ में ही डालोगे। अब सर जो आईपीएफ का पैसा है इसको यूज कहां करेंगे, तो इसको हम यूज करेंगे जिनसे हमको पैसा यानी जो डिपॉजिट आया, जो डिबेंचर आया, जिनको हमको प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन आया, जो एप्लीकेशन मनी आई। अब हो सकता है ना वो लोग क्लेम करने आए आईपीएफ के पास में, तो अगर कोई क्लेम करने आया है तो उसको आप रिफंड दे देना, यानी रिफंड ऑफ अनक्लेम डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिबेंचर, एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड, और साथ में जो भी आपने इंटरेस्ट कमाया ना उसके ऊपर वो भी आप उनको दे देना। किसके ऊपर, मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिबेंचर, एप्लीकेशन मनी और यहाँ पे अनक्लेम डिविडेंड की बात हो रही है। अब उसके अलावा इस फंड का नाम क्या है, इस फंड का नाम क्या है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो इस फंड से हमको समझ में आ गया कि इसका यूज क्या है, इसका यूज है प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, यानी जो इन्वेस्टर लोग हैं उनको हम प्रमोट, उनको हम यहाँ पे एजुकेट करें, उनको प्रोटेक्ट करें, जो भी कोई फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं उनको अवेयर करें कि यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है वो किस तरीके से चलता है, यानी प्रमोशन ऑफ, यानी उनको समझाना, इन्वेस्टर को एजुकेशन देना, अवेयर करवाना, उनको प्रोटेक्शन देना, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे अभी देखा था डिस्गॉर्जमेंट एंड डिस्पोजल वाला पॉइंट, तो उसी के रिलेटेड अभी हम पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन फंड के बारे में। अब जिस पर्सन से हमने डिस्पोज करा, जिस पर्सन ने हमने डिस्गॉर्ज करा फिर डिस्पोज करा अमाउंट, वो पर्सन क्या है, वो पर्सन पर्सोनेशन करा था। बट सर कोई ना कोई पर्सन तो होगा ना जो कि उस सिक्योरिटी का एक्चुअल में ओनर होगा। अब उस पर्सन का पैसा कहां गया, आईपीएफ में आ गया। अगर यहाँ पे फंड आपको दिख जाता है, वो पर्सन यानी एलिजिबल एंड आइडेंटिफाइबल पर्सन दिख जाता है, जिसको इस पर्सन की वजह से, जिसने पर्सोनेशन किया इसकी वजह से अगर कोई भी लॉस हुआ तो आप उसको फिर वो पैसा दे देना। Distribution of disgorged amount to eligible and identifiable person who has suffered loss due to wrong actions of a person। और क्या यूज है, अभी अगर कोई क्लास एक्शन सूट हो रहा है, क्लास एक्शन सूट मतलब जहां पे काफी सारे लोगों के अगेंस्ट में किसी कंपनी ने कुछ करा और उस कंपनी की जगह पे, उस कंपनी के लिए अगेंस्ट यहाँ पे कोई केस फाइल करना चाहता है, तो काफी सारे लोग हैं, तो उनके बिहाफ पे केवल एक पर्सन जाके यहाँ पे केस फाइल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास एक्शन सूट हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लास एक्शन सूट हो रहा है। तो जो क्लास एक्शन सूट जो कि मेंबर ने करा, डिबेंचर होल्डर ने करा, फिर डिपॉजिटर ने करा, अगर उसके कोई भी लीगल एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो उसको भी रिइंबर्स करने के लिए इस फंड का पैसा यूज किया जा सकता है। रिइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस फॉर क्लास एक्शन सूट्स बाय मेंबर, डिबेंचर होल्डर या फिर डिपॉजिटर, और अदर इंसिडेंटल पर्पस के लिए इसको यूज किया जा सकता है। अब सर यहाँ पे 5-6 पॉइंट्स याद करने हैं, तो अभी मैं आपको बताता हूँ अगर मैं आपकी जगह होता तो कौन से 5-6 पॉइंट्स याद करता। सबसे पहले ग्रांट्स बाय सीजी, यानी हमको पता है सीजी एस्टेब्लिश कर तो सीजी पैसा देगा। उसके बाद में सीजी याद है तो डोनेशन बाय सीजी भी याद हो जाएगा। यूडी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब उसके बाद में शेयर्स वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये भी हमको याद है, तो 4 पॉइंट तो ये हो गए। उसके बाद में आप एक बार से प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और डिपॉजिट और एप्लीकेशन मनी, ये तो साथ वाले पॉइंट है, यानी ये भी सिक्योरिटी वाला पॉइंट, ये भी सिक्योरिटी वाला पॉइंट, और ये हमने डिपॉजिट वाला पढ़ा ही है। तो ये मैच्योर डिपॉजिट आ गए, एप्लीकेशन मनी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो ये 4 पॉइंट याद हो गए। अब उसके अलावा इंटरेस्ट एंड अदर इनकम, जो कि आपने आईपीएफ का पैसा उसको कहीं इन्वेस्ट करके आपने कमाया होगा, तो ये वाले पॉइंट्स में याद कर सकते हैं। और अगर आप यूटिलाइजेशन भी याद करोगे तो आपको फिर ये वाला पॉइंट भी याद हो ही जाएगा, क्योंकि उसका एक यूटिलाइजेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्गॉर्ज अमाउंट। तो इस तरीके से जो पॉइंट्स मैंने मार्क करें इसको तो आप इजीली याद कर सकते हो, और यूटिलाइजेशन आपको पूरा याद करना पड़ेगा। कैसे याद करोगे, जिनसे हमने पैसा लिया उसको रिफंड भी तो देना पड़ेगा ना। और इस फंड का नाम क्या है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, तो उनका प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन हो गया। अब उसके बाद में आपको ये वाले 2 पॉइंट्स याद करने हैं, और उसके बाद में क्लास एक्शन सूट अगर आप याद कर सको तो ठीक है, वरना ये 3-4 पॉइंट भी याद करोगे तो काफी, अदर इंसिडेंटल पर्पस तो आप याद कर ही सकते हो। अब सर इस फंड में पैसा आ गया, अब जो फंड है वो कौन चलाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से चलाएगा क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश कर दिया। अब उसके बाद में इस फंड के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि इस फंड को एडमिनिस्टर करेगा, नहीं चलाएगा। पर सर अथॉरिटी में कौन कौन रहेगा, तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ एमसी है, जो भी सेक्रेटरी ऑफ एमसी है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस अथॉरिटी का चेयरपर्सन, इस अथॉरिटी का चेयरपर्सन। अब सर समझो अगर कल जाके वो जो सेक्रेटरी ऑफ एमसी अगर वो चेंज हो जाता है, तो जो पर्सन पहले था वो यहाँ पे अब कंटिन्यू करेगा चेयरपर्सन, या फिर जो सेक्रेटरी ऑफ एमसी बन रहा है वो यहाँ पे चेयरपर्सन होगा। तो यहाँ पे बोला एक्स ऑफिशियो है, यानी जो भी पर्सन सेक्रेटरी ऑफ एमसी वाली सीट पे बैठ रहा है, हम मान लेंगे कि वो ही इस अथॉरिटी का क्या है,
चेयरपर्सन है। उस सीट पे, सेक्रेटरी ऑफ एमसी वाली सीट पे जो भी बैठा हुआ है वो क्या है, इस अथॉरिटी का चेयरपर्सन है। और सर कौन होता है इस अथॉरिटी में? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि कन्वीनर ऑफ अथॉरिटी, यानी जो मीटिंग को बुलाता है इस अथॉरिटी की, और उसके अलावा उस अथॉरिटी की जो मीटिंग है उसको कन्वीन करता है, सही से कंडक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और कौन होते हैं इस अथॉरिटी में? 6 या फिर 7 मेंबर्स, यानी कम से कम और 6 मेंबर होने चाहिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा और 7 मेंबर्स हो सकते हैं। यानी टोटल मिला के अगर मैं बोलूं तो कम से कम इस अथॉरिटी में 8 मेंबर्स होने चाहिए, या फिर मैक्सिमम इस अथॉरिटी में 9 मेंबर्स हो सकते हैं। 8 या फिर 9 मेंबर होंगे, सेक्रेटरी ऑफ एमसीए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और 6 और 7 मेंबर्स मिला के, यानी कम से कम 8 होने चाहिए, मैक्सिमम 9 मेंबर्स हो सकते हैं। अब सर अथॉरिटी क्या करेगा? वो इस फंड को एडमिनिस्टर करेगा, यानी इस फंड को चलाएगा। अब उसके बाद में क्या करेगा? वो अथॉरिटी मेंटेन करेगा इस फंड के अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को। बट सर किस फॉर्मेट में? यहां पे बोला है आप फॉर्मेट डिस्कस कर लेना इन कंसल्टेशन विद सीएजी, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ के साथ में आप ये डिस्कस कर लेना, आपको किस फॉर्मेट में रखना है, और उस फॉर्मेट में आप यहाँ पे अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लेना। अब जो आपने अकाउंट्स बनाए उसको ऑडिट भी करना पड़ेगा, तो कौन ऑडिट करेगा? सीएजी, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इसको ऑडिट करेगा एट सच इंटरवल एज स्पेसिफाइड बाय हिम। अब यहाँ पे जो आपके पास में ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, अथॉरिटी जो आपके पास में जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं और जो ऑडिट रिपोर्ट आपको दी होगी सीएजी ने, उसको आप फॉरवर्ड कर देना एनुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। और उसके अलावा आप इस फंड के लिए एनुअल रिपोर्ट बनाना, हर फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिपोर्ट बनाना, जिसमें आप लिखोगे कि इस अथॉरिटी ने, इस फंड ने कौन कौन सी एक्टिविटीज करी पूरे फाइनेंशियल ईयर में, आईपीएफ में अपने क्या क्या एक्टिविटीज करी पूरे फाइनेंशियल ईयर में, वो इस एनुअल रिपोर्ट में लिखना, और ये भी आप फॉरवर्ड कर देना सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ऑडिटेड अकाउंट्स है, ऑडिट रिपोर्ट है और एनुअल रिपोर्ट है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? जो ये ऑडिट रिपोर्ट है और जो एनुअल रिपोर्ट है उसको ले डाउन करेगा ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने। एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट को वो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने ले डाउन करेगा। अभी यहाँ पे हमने इस चैप्टर के सारे प्रोविजन डिटेल में रिवाइज कर लिया है। एक बार हम इसके 2-3 क्वेश्चन जो मेरे को आपसे डिस्कस करना है वो एक बताता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोला है? पेड अप कैपिटल कितना है? 200 लाख का। अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स कितना है? 240 लाख का। कहीं पे भी ये लिखा हुआ है क्या कि 31 मार्च 2027 का है? नहीं सर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉस 31 मार्च 2027 वाले ईयर का है, जो कि 30 लाख है। बट फ्री रिजर्व क्या बोला हुआ है? कुछ भी नहीं बोला हुआ, केवल 240 लाख बताया हुआ। तो हम क्या अज्यूम करेंगे? ये पिछले साल का है, यानी 31 मार्च 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उसका ये फ्री रिजर्व है, यानी इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा ये 30 लाख इस पे आने के लिए। तो इस केस में हमने यहाँ पे इसको माइनस करा। और सर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लिखा हुआ है एमएनपी लिमिटेड का पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 10 करोड़। फ्री रिजर्व कितना है? 50 करोड़। किस डेट का? 31 मार्च 2027 का। और लॉस कितना है? 40 लाख, ईयर एंडेड 31 मार्च 2027 वाले के लिए। तो हम यहाँ क्या अज्यूम करेंगे? जो फ्री रिजर्व है इसमें ऑलरेडी 40 लाख एडजस्टेड होगा ना, इसमें ऑलरेडी 40 लाख एडजस्टेड होगा। तो उस केस में इस ईयर के लिए हम वापस से जो कंडीशन 4 है उसमें हम माइनस नहीं करेंगे 50 करोड़ में से 40 लाख को। यानी आप जितना विड्रॉ कर रहे हो, 2 करोड़ आप विड्रॉ कर रहे हो, किसके लिए? आप विड्रॉ कर रहे हो डिविडेंड के लिए, उसको माइनस कर दो। उसके अलावा आपको अलग से वो 40 लाख माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कब का है? 31 मार्च 2027 का। तो हम अज्यूम कर रहे हैं ऑलरेडी पैसा एडजस्टेड, ऑलरेडी यहाँ पे जो लॉस है वो एडजस्टेड है, तो आपको वापस से यहाँ पे माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 करोड़ में से हमने 40 लाख माइनस नहीं करा यहाँ पे। जो हमने वहां पे नोट लिखा था वो इसी चीज के लिए था कि अगर फ्री रिजर्व का लिखा हुआ है किस साल से रिलेट करता है, तो हम समझ लेंगे कि उस साल से रिलेट करता है, उसमें ऑलरेडी करंट ईयर का लॉस एडजस्टेड, हम वापस माइनस नहीं करेंगे। बट अगर नहीं लिखा हुआ तो उस केस में हम क्या मानेंगे? वो लास्ट ईयर का है, उस केस में हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब सर ये एक पॉइंट है, यहाँ पे बोला हुआ है डिविडेंड अमाउंट ऑफ ₹50,000 वाज नॉट पेड टू द सक्सेसर ऑफ लेट मिस्टर मोहन इन व्यू ऑफ द कोर्ट ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग द पेमेंट ड्यू टू फैमिली डिस्प्यूट अबाउट सक्सेशन। अब यहाँ पे पूछा कंपनी के ऊपर पनिशमेंट लगेगी क्या? उसने 30 डेज के अंदर अगर पे नहीं करा या फिर वारंट को पोस्ट नहीं करा तो हमें बोला नहीं लगेगी। बट सर किस रीजन की वजह से? क्योंकि हमने क्या देखा? एक्सेप्शन देखे 5 देखे थे, लॉर्ड स्क्वायर वाले हमने 5 कंडीशन देखे। अब इस केस में हम कौन सी वाली कंडीशन लगाएंगे? 2 कंडीशन समझ में आ रही है, एक ऑपरेशन ऑफ लॉ क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर लिखा हुआ है, और एक डिस्प्यूट समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट लिखा हुआ है। सर कौन से पॉइंट लिखे? ऐसा सिचुएशन है ना तो दोनों पॉइंट लिख दो, डिस्प्यूट वाला भी लिख दो और ऑपरेशन ऑफ लॉ वाला भी लिख दो। बट आईसीए ने यहाँ पे कौन सा पॉइंट लिया हुआ है? आईसीए ने यहाँ पे लिया हुआ है ऑपरेशन ऑफ लॉ वाला पॉइंट। तो अगर आप दोनों पॉइंट भी लिख दोगे ना, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आपको पूरे मिल जाएंगे। बट अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ऑपरेशन ऑफ लॉ और फैमिली डिस्प्यूट दोनों लिख देना, आपको ऑपरेशन ऑफ लॉ और डिस्प्यूट दोनों लिख देना, उससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। हमें को यही क्वेश्चन डिस्कस करने थे, बस यही थे। अभी हमने पूरा डिटेल में रिवाइज कर लिया जो भी हमारे यहाँ पे प्रोविजन है चैप्टर नंबर 8 के। अब आपका जैसा भी रिव्यू है, जो भी रिव्यू है रिवीजन लेक्चर को लेके, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी रिव्यू है, अब वो प्लीज रिव्यू तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और प्लीज मेरे नंबर पे उसको मैसेज कर देना 9887 199 200।
और अगर आपको इस लेक्चर के रिलेटेड या फिर किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी डाउट है, कोई भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे को मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। मैं विदिन 24 आपका रिप्लाई कर दूंगा। अभी आज के लिए यहीं इतना ही। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।